हॅलो हॅलो, तुला हॅलो नहीं म्हणत बे, माइक चेक क्या है। तो सभी लोगों को नमस्ते, राधे राधे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग हंसते खेलते मस्ती में हो एकदम, राइट। सो मेरा रसगुल्ला बच्चा एक बार सीधा बैठ जाएगा, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, जितना सीधा उतना जल्दी से दिमाग में जाएगा, आपके भेजे में जाएगा, मगज में जाएगा क्या, पढ़ाई, अकाउंट्स, ठीक है। कृष्णा, शेमड़े संतोष, मेरी बात सुनना, जो बच्चे आ रहे हैं उनको तकलीफ होगी, इधर नहीं हो पा रहा है तो उधर बिठाओ ना यार, ऐसा नको करना। ये काय मला चालू करायचं, यूट्यूब, हाँ यूट्यूब किधर है, 2 मिनट थांबतो का गड्या, 1 सेकंड, मेरे को मेरे बच्चे आ गए क्या ऑनलाइन वाले, ये मेरे को सुनना, ये भेज दिया करना यार वो लिंक। इंटरनेट नहीं चल रहा है क्या, हाँ फिर क्या चालू है, हाँ? अरे यार तू येड़ा, मैं तेरे को क्या पूछ रहा हूँ, तू क्या बोल रहा है मेरे को, हाँ समझ। चलो एवरीवन नाउ सिट इरेक्ट, रीढ़ का हड्डी एकदम सीधा, हवा में लहराता हुआ, सीधा सीधा, राइट। किसी का हाथ इधर नहीं होना चाहिए, सभी के हाथ नीचे, और थोबड़े पर एक प्यारी सी स्माइल, राइट, गुड। अब जल्दी से बोलो गुड आफ्टरनून। तुम्हें फिर से एक बार याद दिला दूं, तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है, शादी के लिए नहीं, सीए के लिए भी नहीं, तुम्हारा जन्म हुआ है स्माइल, स्प्रेड हैप्पीनेस, ओके। सीरियस लोग आईसीयू में होते, कीप स्माइलिंग, कभी आंखें में आंखें मिल जाए तो स्माइल दे दियो, और हर स्माइल का मतलब वो नहीं होता है, नहीं तो बॉयज खतरनाक रहते हैं, अपने हंसी तो फंसी, भाई ऐसा कुछ नहीं होता इधर। नहीं रे, हाउस द जोश नहीं पूछता, मेरे कान फट जाते। तुम तुम्हारा बोल के कर लो, हाउस द जोश। Here we go my dear students and रसगुल्लास and रसगुल्लीस, here is the point। सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। आज के टॉपिक का नाम लिखेंगे, बड़ा प्यारा टॉपिक है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा सुंदर सुंदर, एकदम सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखेंगे, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। हाँ डार्लिंग, क्या करूं, स्क्रीन बड़ा करूं, क्या बोल रहा है, क्या है, मैं तुम्हारा फैन चालू करने का है, एसी कम नहीं होएगा, मैं पहले एसी कम नहीं होएगा, एसी का प्रॉब्लम है तो पूरे कपड़े पहन के आने का बात कर, एसी अरे नहीं कम कर सकता मैं, एसी सफोकेशन होता है एक्चुअली। हाँ दूसरा क्या है, फैन चालू करने का, बराबर, हाँ हाँ बेटा फैन चालू करने का, ठीक है। और कुछ, इधर फैन हो गया है, ये क्या है, ये स्क्रीन का साइज छोटा है, वो भी छोटा है क्या, ये भी छोटा है, ये भाई इसका देख ले, कुछ छोटा ज्यादा हो गया क्या ये, भाई मैं करवा रहा हूं यार, मैं नहीं करता हूं ये काम, ये करवा रहा हूं, देख ले जल्दी से। मैं एक और बात रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जब कभी भी पंखे एसी की बात रहेगी, पढ़ाते वक्त गलती से भी मेरे को मत बोल देना कर दो, क्योंकि मुझे खुद को बटन पता नहीं है, मैं इधर सही में तुमको जैसा लगता है वैसा काम नहीं करता हूं, मेरी औकात है इधर। समझ में आ रही क्या बात, मेरे को सही में कौन सा इधर बटन है कुछ मालूम नहीं है। मेरे को ये टैबलेट भी है ना, मैं कभी नहीं लगाता, तो मैं एरोगेंस में नहीं बोल रहा, पता नहीं है तो पता नहीं है, क्या करेगा उसमें, तो मेरे को सीरियसली नहीं पता, तुमको स्टाफ को ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं फ्लो में रहूंगा और उसके बाद में तुम ऐसा हाथ ऊपर करके बोलोगे पंखा मैं नहीं कर रहा, फिर तुम गाली खाओगे, बात तय है, ठीक है भाई साहब, करवा दे यार वो, तेरे वजह से मैं जलील हो रहा इधर। सो बेटा जी, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज अ वेरी इजी टॉपिक, लेट्स सी द फीडबैक, हाउ मेनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जाम्स। संतोष एक और फोन करके पूछ नीचे योगिता मैम को कि नोट्स क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुए अभी तक, नोट्स तो आ गए अपने, हाँ तो फिर मैं पढ़ाऊंगा कैसे अभी, पूछ।
हाँ, तो मैं आपको बताना शुरू करता हूं, ये कितनी बार एग्जाम में आया है। ये आपका यूनिट 1 है। कौन पागल जैसे हंस रहा है ये रहा चार्ट बेटा। सो इट हैज बीन आस्क्ड फॉर 10 marks, 12 marks, 5 marks, then for one attempt it was not asked. December 2020 again it was asked for 5 marks, then again one more attempt it wasn't asked, and then 5 marks, then 12 marks, and this attempt it was asked for 20 bloody marks. सीधा 20 मार्क का एक क्वेश्चन, समझे क्या? सो टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? 5 मार्क के हिसाब से मार्क्स मिल जाएंगे, बेहतरीन टॉपिक। सो क्या अब हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं क्या? यस। तुम्हारा क्या हो गया है? जन्म हो गया है। तुम्हारा क्या हो गया है? जन्म। बट अभी तक तुम इनकॉर्पोरेट नहीं हुए। किसके पैसे से तुम जी रहे हो अभी? आपके माँ बाप के। किसके पैसे से जी रहे? पापा। तो समझो, राइट? तुम्हारा नाम क्या है सर? हार्दिक। गुजरात से क्या? हाँ, हेयर स्टाइल से लागे ना मैंने एकदम। जेठालाल बहुत देखते हो ना, वो सुंदर जैसा लग रहा है एकदम। सुंदर ही है ना रे उसमें, वो उसका भाई बिल्कुल सुंदरलाल जैसे दिख रही है नहीं? अहमदाबाद सु गुड। सो सुंदरलाल पापा का बिजनेस होगा 100%। मैं समझ गया एकदम। सो सुंदरलाल मुझे एक बात बताओ, सुंदरलाल मुझे एक बात बताओ, पापा का क्या बिजनेस है? हार्डवेयर, प्लाईवुड। बहुत भारी लोग हैं, हार्डवेयर और प्लाईवुड। पापा ने पैसे कमाए बहुत है। बट तुम्हें बुरा तो लगता होगा ना कि पापा जब पैसे नहीं देते तब, हाँ? लगता है कि नहीं लगता है? अभी हम तुम्हारे दोस्तों से कुछ बातें पूछेंगे तुम्हारे बारे में, तुमने आंसर नहीं देना, ठीक है? ये देंगे और हम ये चेक करेंगे कि तुम्हारा कॉमन सेंस कितना प्रबल है। तो ये है हमारा हर्ष नाम बोला ना आपने? हार्दिक उर्फ सुंदरलाल, ठीक है? यह हमारा प्यारा सा बच्चा है। आज ये उम्र के पड़ाव पर है 18 ईयर्स, 20 साल। लो 20 साल। तुम ये जताने की कोशिश कर रहे हो मैं 21 साल का जल्दी हो रहा हूं। सो हार्दिक भाई है ना 20 साल के, प्यारे प्यारे अच्छे हार्दिक भाई है सुंदरलाल की स्टाइल में। और उन्होंने आगे चलकर इंडिपेंडेंट हो जाते इधर, इंडिपेंडेंट, ठीक है? इंडिपेंडेंट मतलब खुद पैसा कमाने लग जाएगा, सब कुछ, ठीक है? अब मैं आपको बता रहा हूं, इस बीच इसको एक वरदान मिला, इधर एक वरदान मिला कि पापा का जो भी पैसा है, पापा ने बोला कि बेटा मैं तुमको देना चाहता हूं, राइट? मेरा बिजनेस, मेरा पैसा, मेरा घर, सब कुछ मैं तुम्हें देना चाहता हूं। अब सुंदरलाल के पास 2 ऑप्शन है। एक घूमने चले जाए, क्योंकि उसे यूरोप बहुत घूमना था, राइट? और उस पैसे से और बाकी की चीजें जो भी उसको एंजॉयमेंट करनी है वो सारे एंजॉयमेंट कर ले। तो मैं आपसे पूछता हूं कि पापा ने पैसे तो दे दिए, अब मैं आपसे पूछता हूं कि सुंदरलाल जी ने क्या करना चाहिए? कि शुड ही गो फॉर घूमने फिरने के लिए, या उस पैसे को, या तुम ही बता दो ना यार क्या करने का मुझे। कोई है ऐसा आदमी जो बोल रहा है कि पापा के पैसे से घूमने फिरने चले जाओ, उसको जाके उड़ा, मस्ती कर? नहीं, मैं इथिकल वैल्यूज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूं। तुम्हें अगर लगता है तो उड़ाने का तो अपन उड़ाएंगे भी, कोई वांदा नहीं है। फिर क्या होता है मैं वो भी बताऊंगा। मतलब विजय माल्या कैसे बना ये समझाऊंगा ना आपको। विजय माल्या आज क्यों भागते फिर रहा है ये भी बताऊंगा। बैंक के पैसे जिस पर्पज के लिए लिए थे उस पर्पज को छोड़कर जब आप किसी और चीज के लिए यूज करते हैं उसे, तो उसके बाद में विजय माल्या के जैसे इधर उधर भागना पड़ता है। He was a great businessman, but when he took the money loan from SBI for a business purpose and he misutilized for some other purpose, so SBI is saying that we gave you the loan for the business. You have defaulted this particular, अरे डिफॉल्ट कौन नहीं करता है? अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं तो डिफॉल्ट करते हो तुम। बट उस केस में उनका पैसा किसी अलग जगह पे डाइवर्ट हुआ था। आशा करता हूं कि अब तक ये बात पहुंच रही है कि ये भाई साहब ने जब कभी भी इनके पापा से पैसा मिला बीच में, या आज की तारीख में तुमको भी मिल जाए, तो उसको उड़ाना नहीं है। और उड़ाया तो ये बात तय है कि धीरे धीरे आपको प्रॉब्लम्स आएगी। ऐसे कई सारे केसेस तुमने सुने होंगे, उनके पास बहुत पैसा था, फिर वो पैसा आया, फिर उनके बच्चों ने पैसा उड़ा दिया तो बात खत्म हो गई, फिर वो गरीब हो गए, फिर हालत खराब हो गई। ऐसा सुना होगा ना? कितने बच्चों ने ऐसे सुना है? सो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस इन दिस टॉपिक। दिस इज द होल लॉजिक ऑफ दिस।
तो क्या अरे मतलब वो क्या है, तुमको डायरेक्टली बताएगा ना ये ऐसे ऐसे करते हैं, तो तुमको टॉपिक का मर्म नहीं पता चलेगा कि हम कर क्या रहे इस टॉपिक में. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट. होता क्या है ना कि जब आप बैलेंस शीट देखते हो, सो जो कॉमर्स बैकग्राउंड से बधाई हो, राइट, जो साइंस बैकग्राउंड से, ऐसा कोई है जिसको बैलेंस शीट क्या होती पता ही नहीं? बट डू यू अंडरस्टैंड बैलेंस शीट? यू आर पोस्ट बीकॉम और यू हैव कंप्लीटेड योर फाउंडेशन. फिर क्या को चिंता करती बेटू, अब छोड़. इधर और भी बच्चे बैठे, किसको बैलेंस शीट पता नहीं है? भारी सबको बैलेंस शीट पता है. अभी मैं तुमको इधर बताता हूं, इधर कुछ तो होता है कैपिटल. मेरे को सुंदर टीचर सिखाती थी, बेटा इधर लिखो कैपिटल, मैं लिखता था. फिर तुमने लिखा? हाँ. फिर इधर सुंदर टीचर बोलती थी लिखो जीआर. हाँ. फिर इधर बोलती थी पी हैंडल भी लिखो, मैं लिखता था. फिर तुम्हें याद है क्या फाउंडेशन में कुछ बच्चों ने टॉपिक ऑप्शन में छोड़ा था, वो पाप करके आए थे तुम, कि वहां पर वो सुंदर टीचर बोलती थी देखो बेटा, देखो मैं तुमको पूछूंगा तुम आंसर देना, कि अगर शेयर फॉरफिट हुए और उनका री इशू हुआ तो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस किधर जाता है? मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, तुम मेरे पास मत देखना कि मैंने नहीं सिखाया. मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, बट उन्होंने क्या बोले? कैपिटल रिजर्व. फिर मैं और एक बात पूछता है आपको खोपचे में हल्लू से, कि जब शेयर का फेस वैल्यू 10 है और वो इशू हुआ 12 में 12 में प्रीमियम, तो 2 रुपीज को क्या बोलते हैं? क्या पैदा होता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम पैदा होता है ना. अयो अलग अलग टाइप के रिजर्व बन गए. समझ गए? हाँ. सो ऐसे अलग अलग टाइप के रिजर्व बन गए. से यस. उसके बाद में इधर नीचे तुम्हारे डिबेंचर्स रह सकते हैं, तुम्हारे क्रेडिटर्स रह सकते हैं, तुम्हारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं. बोलो हाँ या ना? ठीक है. तो ये हार्दिक के पापा की बैलेंस शीट है. ठीक है. और हार्दिक फुदकते फुदकते गया पापा के पास और बोला पापा पैसे दो. तो मुझे बताओ हार्दिक को कितने रुपए मिल सकते हैं? अगर आप मुझे अमाउंट मत बताओ, इसमें से कौन से रुपए आपको मिल सकते हैं वो बताओ. बकवास आंसर, बकवास, जनरल आंसर, फालतू आंसर. हाँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम मिल सकता है. भाले को त्रास नहीं देने का, खुद जाके भाले पर बैठने का, त्रास नहीं देने का. हाँ, वेरी गुड. अरे सर, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन ओनली बी यूज फॉर 5 पर्पज. सिक्योरिटीज प्रीमियम कैसे यूज करेंगे? नहीं, अगर ओनर को पैसा विड्रॉ करना है तो कैपिटल से नहीं कर सकता, वो जीआर से कर सकता है, वो पी&एल से कर सकता है. एग्रीड? वो सीआर से नहीं कर सकता, वो एसपी से भी नहीं कर सकता. ये एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए है. समझ रहे हो कि नहीं? और राजा बेटा जी डिबेंचर वगैरह वो सब चीजें ठीक है, बट आपने ये बताया कि ओनर को क्या बिलोंग करता है. सो ओनर को बिलोंग करता है रिजर्व. क्या बिलोंग करता है बे? रिजर्व. तो जब ये रिजर्व बिलोंग करते हैं तो उस रिजर्व में कुछ पैसा ओनर को बिलोंग करता है, जिसको हम बोलते हैं फ्री रिजर्व. तो जैसे आपके पापा आपकी स्कूल फीस भरते हैं, आपकी कॉलेज फीस भरते हैं, आपके जितने भी प्रकार के पेमेंट करते हैं जो पर्सनल नेचर के है, तुम्हें एंट्री करते रहे तुम ड्रॉइंग्स, बट ये ड्रॉइंग्स आपके प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकती. तो अगर मान लो आपका प्रॉफिट है 20 लाख रुपए, आपका जीआर है 10 लाख रुपए, आपकी ड्रॉइंग 30 लाख के ऊपर नहीं हो सकती. इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 30 lakhs. अगर कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो कंपनी कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड मोर देन 30 lakhs. Are you getting my point? अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज को डिविडेंड डिक्लेयर करना है ओनर को, शेयर होल्डर माने कौन? ओनर. सो उनको डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए किसी भी रिजर्व से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते. डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए कहां से डिक्लेयर करना पड़ेगा उनको? फ्री रिजर्व से, जीआर और पी&एल. तो सर मेरी बात समझने की कोशिश करो, जो फ्री रिजर्व होते हैं ना, उसमें से पैसा विड्रॉ किया जा सकता है. सर बट उधर तो पैसा नहीं है, वो समझाऊंगा. मैं अभी पूछ रहा हूं ओनर इसमें कितना विड्रॉ कर सकता है? 30 lakhs. ही कैन नॉट विड्रॉ कैपिटल. तुम मुझे पूछो क्यों? अभी कैपिटल का डेफिनेशन सुना तुमने पढ़ा है, विच इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द बिजनेस. सो अभी तो बिजनेस का एंड नहीं हो रहा. फिर नीचे कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी विड्रॉन बाय द ओनर. ना आई एम श्योर यू आर लिटिल कंफ्यूज. सर व्हाई आर यू सेइंग सो? टेल मी ना, टेल मी, आई विल टेल यू. Shall we come again now? Shall I explain you कि what does those profits represent? अभी तक हम टॉपिक में घुसे भी नहीं है, क्योंकि मुझे पहले ये समझाना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं. और ये तब समझा सकता हूं जब आपको रिजर्व का मीनिंग आज समझेगा कि what are we exactly doing when I mean I am doing the reserve. Alright, so let me explain you the very beautiful part. मैं एक दिन चाकण गया था
चाकण मालूम है? कितने बच्चों को पुणे के चाकण मालूम है? पुणे के हो तुम? ठीक है, गुड। तो मैं चाकण गया था। चाकण क्यों जाता था बेटा? इट इज़ एन ऑटोमोबाइल हब, और वहाँ पर मैं ऑडिट करने जाता था। तो ऑडिट करने जाता था तो खाना बाहर खाने जाता था। तो वहाँ पर जो एक पुराने ज़माने की बात, तुम मोबाइल यूज़ करते हो, हमारे ज़माने में मोबाइल नहीं थे। तो हम वहाँ जाके है ना, कोई पान पट्टी की टपरी होगी, कोई जहाँ पे दाढ़ी वगैरह कर रहे वो टपरे होंगे, वेट कर रहे बोर कर रहे, तो वहाँ जाके बैठ जाते थे, राइट। आर्टिकलशिप के दौरान खाना खाना पीने करने के बाद में उधर बैठ गए। अब उधर बैठे तो एक आदमी है ना, ऐसा एकदम बहुत फटे हुए कपड़े वगैरह सब ऐसा वैसा, एंड दैट मैन वॉज इन लॉट ऑफ स्ट्रेस, ऐसे ऐसे सिर खुजा रहा, एक पैर ऊपर करके ऐसा। तुम नहीं विजुअलाइज कर पा रहे कि एक छोटी सी बेंच है, बाकड़ा है, उस पर एक पैर ऊपर है, वो सिर खुजा रहा है, दाढ़ी आड़ी बड़ी हुई है, बीच बीच में से वाइट बाल निकले हुए हैं, ऐसा किसान आदमी, राइट। ही वॉज इन लॉट ऑफ स्ट्रेस, कुछ समझा नहीं। तो हम बातें सुन रहे थे वहां पर, तो बातें सुन रहे थे तो पता चला कि भाई साहब उसकी जमीन बिक गई है। क्या बिक गई है? जमीन सेल हो गई है। अब जमीन सेल हो गई तो उसको पैसा मिला है, और वो पैसा इतना मिला है कि उसको पता नहीं उस पैसे का क्या करूं। मैटर ऑफ फैक्ट है, ये सही है। और वो इसलिए टेंशन में था कि इसके पहले किसी और किसान को पैसे मिले थे और उसने सही से इन्वेस्ट नहीं करे थे। उसने शादी में पैसे लगा दिए, फॉर्च्यूनर खरीद ली, बोलेरो खरीद ली, घर बना दिया, रिनोवेट कर दिया। अब उसके पास पैसे नहीं बचे, और जो पैसे बचे उससे उसको जमीन खरीदनी, वो खरीदते नहीं आ रही है। हाँ, अभी कैसे करूंगा? अभी तो आज मेरा डेमो चल रहा है इधर, आज ऐप पर नहीं चल रहा काम, आज यूट्यूब पर चल रहा है। हाँ, तो क्या कहां तक बात पहुंची कि उसके दिमाग में यह भी टेंशन था कि कोई और किसान था, उस किसान का बेड़ा गर्क हो गया। क्योंकि किसान का व्यवसाय क्या है? आज आनंद भांगड़े का व्यवसाय क्या है? टीचिंग। अगर ये क्लासरूम बेच दिया जाए, राइट, और इससे प्रॉफिट आएगा, खुश हो? प्रॉफिट है, एक सुनना, 1 करोड़ में क्लासरूम बेच दिया, फिर उस पर प्रॉफिट आया 20 लाख रुपए, एग्रीड। तुमने उसको P&L अकाउंट में डाला, पैसे आए, मैंने पैसे उड़ाए, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या मेरा धंधा चल सकता है कि नहीं चल सकता है? क्यों? मैं अच्छा टीचर हूं। तुम्हें पॉइंट समझा कि ये प्रॉफिट विड्रॉ करना पाप था। प्रॉफिट तो जो मैं टीचिंग से, व्यवसाय से कमा रहा हूं, वो प्रॉफिट कंज्यूम किया जा सकता है। बट अगर ये प्रॉफिट कंज्यूम कर ले तो वापस जो दूसरा क्लासरूम बेचना पाप नहीं था, बट दूसरा क्लासरूम भी तो खरीदना पड़ेगा ना। सो जब किसान व्यक्ति था, उसने जो जमीन बेची, अगर वो दूसरी जमीन नहीं खरीदेगा तो वो प्रॉफिट कमाएगा कैसे वापस फ्यूचर में? तो इसीलिए प्रॉफिट का बाइफर्केशन करना जरूरी हो जाता है कि कौन से प्रॉफिट को विड्रॉ किया जा सकता है और कौन से प्रॉफिट को विड्रॉ नहीं किया जा सकता। अगर इसका रामबाण एक सिंगल लाइन में मैं आंसर दूं तो वो प्रॉफिट को विड्रॉ किया जा सकता है जो धंधा करके करते हैं। तो जैसे मैं टीचर हूं, एज ए टीचिंग में मैं जो प्रॉफिट कमाता हूं वो मैं विड्रॉ कर सकता हूं। बट अगर कल को मैं मेरी कोई पूर्वजों की जमीन या कोई मेरा क्लासरूम या मैं करो एक ऑफिस मेरा बेच दूं तो उसका प्रॉफिट मैंने कंज्यूम नहीं करना चाहिए आइडियली, क्योंकि अगर मैं वो कंज्यूम कर लेता हूं तो वापस मैं व्यवसाय कैसे बढ़ाऊंगा? जैसे किसान को 1 करोड़ की जमीन बेची उसने और उसको प्रॉफिट भी हुआ होगा मान लो 70 लाख रुपए के, 70 लाख। उसने 70 लाख कंज्यूम कर लिए, क्या अब उसको 30 लाख में जमीन मिलेगी उस एरिया में? नहीं, उसकी जमीन कंपलसरी एक्विजिशन में गई, स्वीकार है। बट अगर उसको वापस कोई व्यवसाय करना है तो बेटा जी जमीन खरीदनी पड़ेगी ना, और अगर वो प्रॉफिट को कंज्यूम कर लेगा तो दिक्कत है। सो भाई साहब, जब कभी भी आप किसी कॉर्पोरेट की बैलेंस शीट देखो इसके आगे से, तो रिजर्व जब देखो तो उस रिजर्व के अंदर फ्री रिजर्व देखना जो धंधे से कमाए हुए हैं। धंधे से कमाए हुए रिजर्व्स को ही ओनर को बांटा जा सकता है, राइट। और जो उन्होंने नहीं कमाए, जो उनको मिले, जैसे एक शेयर को उसके मूल फेस वैल्यू के ऊपर बेचा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, राइट। शेयर फॉरफीचर में क्या था? व्यवसाय नहीं था। शेयर फॉरफीचर में कोई गरीब आदमी पैसा नहीं दे पा रहा है तो हमने उसके शेयर्स को कैंसिल किया, कैंसिल कर कर बेटा जी उसको री इश्यू कर कर उसका जो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस है ना वो कैपिटल रिजर्व में डाला था। तुम्हें नहीं लगता है कोई व्यवसाय है क्या? इस आदमी ने मुझे भोले भाले छोरे, इसने मुझे 10,000 रुपए दिए, इसने मुझे और 2,000 रुपए देने चाहिए थे, दिए नहीं। मैंने बोला भूल जा। किसको? 10,000 रुपए को। और ये 10,000 रुपए मेरी इनकम है। तुम मुझे बताओ व्यवसाय की इनकम है क्या? तो इसीलिए इसको डालना कहां पे पड़ता है? कैपिटल रिजर्व। तुम्हें आज समझ में आ रहा है वो कैपिटल रिजर्व में क्यों डलवा रहा है? एक्चुअली है सारी चीजें प्रॉफिट ही है, बट उन प्रॉफिट में से कितने प्रॉफिट को हम विड्रॉ कर सकते हैं और कितने प्रॉफिट को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं,
ये सब चीजें चल रही है। से यस। सो मुझे आज बताओ कि कितने टाइप के प्रॉफिट है। एक, फ्री रिजर्व्स, अमी जे तुमान, वो आएगी सपने में पागल। हाँ बताओ कितने टाइप के रिजर्व्स है। एक है फ्री रिजर्व और एक है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जैसे डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, एग्रीड। अलग अलग रिजर्व के नाम से वो जाने जाते हैं। से यस। सो बेटा जी वो अलग रिजर्व जो है उनको कंज्यूम नहीं किया जा सकता। कंज्यूम ना मतलब ओनर उसको विड्रॉ नहीं कर सकता, उसको जो स्पेसिफिक पर्पज है उसी के लिए यूज करना पड़ता है, राइट। कितने बच्चों ने मोबाइल खुद के पैसों से खरीदा? तुम, क्योंकि तुम ये जानते हो सारी चीजें, मैं बता नहीं रहा हूं, तुम ये सब चीजें जानते हो, मैं लिख कर भी दूंगा, बस मैं थोड़े से तुमसे केस स्टडीज निकाल निकाल के तुमको समझा दूं। कितने बच्चों ने अपने पैसों से मोबाइल खरीदी किया धीरे धीरे सेव कर कर? एक, दो, वाह वाह। जरा खड़े हो जाएंगे अपनी अपनी जगह पे, माइक देंगे आप। सर क्या करते हो आप? हाँ ठीक है, स्कॉलरशिप के पैसे आए थे। साहब आपने क्या किया था? पार्ट टाइम सिंगिंग करते हो? सही में गाना अच्छा गाते हो? तो भाई माइक उधर भेज, पहले वो गाना गाएगा फिर, मतलब मेरे को प्रूफ चाहिए। बैठो बैठो सर, सिंगर है अपने पास, ये जल्दी भेज रहे। पाठो विकेट माइक। हाँ इधर से मत जा, चप्पल है नलायक। चप्पल खोल के जाएगा, चप्पल पहन के नहीं जाने का इधर से। हाँ बोल डार्लिंग। हाँ सॉरी, गाना गा। मेरा नाम भी हार्दिक वैष्णव है, हार्दिक ही नाम है मेरा भी। तुम्हारा भी नाम हार्दिक ही है? हाँ। ठीक है। और कोई हार्दिक है अपने क्लास में? हार्दिक 1 2 3 नहीं है, अब कोई रहेगा तो भी हाथ ऊपर नहीं करेगा, ठीक है। हाँ बोल भाई बोल। सर कौन सा गाना गाऊं? अबे ये भी मेरे को पूछेगा कि सड़ा मत ना, गाना एक अच्छा गाना जो तेरा पसंद का है। पुराना तो यहाँ तो एक। हाँ गा दे जल्दी से, एक हाथ 2 लाइन गा और जल्दी से जा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पर बुलाया गया है मेरे लिए। हार्दिक भाई की जय हो। अब हार्दिक भाई तो तुमने पैसे सेव कर करके क्या किया? मोबाइल खरीद लिया। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, जब तुमने पहली बार पैसे कमाए तो कितने कमाए? ये कौन पागल है ये? तुमने पहली बार पैसे कमाए तो कितने कमाए? हार्दिक भाई इधर बोलो ना माइक में। अरे कौन बेशर्म आदमी है रे ये? अच्छा तुम इसके लिए हंस रहे थे क्या? मंथली के हिसाब से 45,000 आया था। किसके हिसाब से? मंथली बेसिस पे 45,000। आओ सर तुम तुम्हारी पहली इनकम बताओ मेरे को। 45,000 मंथली बेसिस पर नहीं, तुम्हारा फर्स्ट मतलब First तुमको ऐसे- डायरेक्टली मंथली लिया है क्या? हाँ मतलब ऐसे हाँ। actually मोबाइल कितने का लिया? ये 40 का लिया था। यार इस क्लास में कोई गरीब आदमी आया क्या? ये माइक निकाल रहे उससे। मैं जरा सोचा इधर धीरे धीरे सेव करे, जलील कर रहा है यार तू मेरे को। सर एक्चुअली उसके अलावा भी और आ गया था तो फिर ले लिया। कोई बात नहीं सर, बैठो आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिखाऊं कैसे ये, क्योंकि मैं अभी क्या मैं कैसे बताऊं कि क्यों रिजर्व क्यों बनाते, सिखाना था मुझे। अब ये रिजर्व बना ही नहीं रहा, ये तो आया उड़ा है, ले 5,000 और बचे, क्या सिखाऊंगा अभी मैं इधर। हाँ भाई इधर क्या किसी गरीब है ना? हाँ गरीब से मतलब ये ऐसा वाला काम नहीं है एक झटके में पैसा आया फिर उड़ाया। हाँ गरीब आदमी चाहिए हमें।
यस गुड़िया, नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम लक्ष्मी है, लक्ष्मी, वाओ लक्ष्मी, बोलो। मुंबई से हूँ मैं। वेरी गुड लक्ष्मी। और सर मैं स्टॉक मार्केट करती हूँ, ओके, मैं एफएनओ में ट्रेडिंग करती हूँ, तो मैं हाफ एन आवर में मैं 3000 अर्न कर लेती हूँ। ये तेरे से अमीर है। ये एक्चुअली है ना, बताना चाह रही थी क्या कर दिया। मैंने गरीब आदमी पूछा था। हाफ एन आवर में 3000। या बट सर मतलब- आई इन्वेस्टेड, जितना भी मेरा पोर्टफोलियो है उसमें से सिर्फ मैंने 20,000 का ही फ़ोन बाय किया था। अच्छा, माई पोर्टफोलियो बॉस उससे भी डबल है। कोई गरीब आदमी आया है क्या? मुझे प्रॉपर गरीब चाहिए भाई। और कौन कौन खड़े हुए थे इधर? हाँ इसको दो, इसने कैसे किया? अरे क्या चल रहा है क्लास में आज? हाँ बेटा बोल। सर मेरा केक हाउस था और मैं केक हाउस? हाँ केक का दुकान? हाँ, मैं हाउस में केक में गया, केक का दुकान था। हाँ ठीक है, बोल बेटा। हाँ, तो मैं पर डे 1000 कर देती। ठीक है संतोष, पोटली बांध, अपने को निकलने का अभी। रहने दे बेटा, थैंक यू। मैं एग्जाम्पल, कोई ऐसा बच्चा है जिसने, अरे हमारे जमाने में सेव हम अलग करते थे यार हेमंत। हमारे जमाने में बुआ आती थी, पैसे देके जाती थी, हम तुरंत खर्चा नहीं करते थे। हम क्या करते थे, उन पैसों को सेव करते थे और हम ये डिसाइड करते थे कि हमें ये बैट खरीदनी है। वो चैलेंज होती थी हमारे लिए, या मुझे जाकर है ना ये इस टाइप की चीज खरीदी करनी है, ये वाली साइकिल खरीदनी है, या कोई भी XYZ। सो मुझे ऐसा लगा तुम में से भी ऐसे कुछ लोग होंगे जो मम्मी पापा पैसे देते हैं, फिर वो मम्मी पापा पैसे देते हैं, उनको धीरे 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 कर कर इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद में पैसा बड़ा हो जाता है और फिर जाके चीज तुम खरीद के लाते हो। ऐसा किसी ने किया? मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा था। हाँ तो भाई मोबाइल खरीद लो या और कोई चीज खरीद लो। कैसे खरीदा? तो ऐसे धीरे धीरे धीरे। अच्छा तुम बोल रहे हो मम्मी पापा ने मोबाइल हमको ऐसे दे दिया, गुड। अच्छा इसलिए नहीं समझा, हाँ ठीक है मेरी गलती हो गई, मेरे को एहसास दिलाने के लिए थैंक यू। सो गुड़िया आपने क्या खरीदी किया? ऐसे फोन ही खरीदी किया। और आपको मम्मी पापा कितने रुपए देते? तो मैं अभी इधर पहले बिना माइक के सुनूंगा क्योंकि मेरे को जलील करते बाद में। हाँ हाँ अच्छा, और कितने दिन किया था? कितने दिन के लिए? 24 days in one consequent time. Okay, so I'll tell you, बैठ जाओ, तुम्हारा भी कोई नहीं। मैं आपसे बताऊं कि धीरे धीरे जब आपके पापा पैसे कमाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं जेन्युइनली, ये बैलेंस शीट है। सो मान लेते हैं कि आपके पापा पैसे कमाते हैं, प्रॉफिट आया पापा को। सो ये प्रॉफिट आया 10 लाख रुपीज का इस साल का। फिर पापा ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई कैसे करेगा, है ना बेटू? मेरा बच्चा पढ़ाई कैसे करेगा, मेरा बच्चा पढ़ाई कैसे करेगा, तो उसके लिए पैसा चाहिए मुझे। सो दैट इज द रीजन व्हाट डैड डज इज, ही हैज गॉट अ कैश ऑफ 10 lakhs। सो आपकी मम्मा राइट वो बैलेंस शीट में घूम रही थी। एक दिन आपके पापा के प्रॉफिट को देखकर मम्मा ने बोला जी ललचाए रहा न जाए, और बोला कि लेट्स गो टू यूरोप हनी। तुम्हारे पापा को तो बोल ही सकती है मम्मा, हाँ। तो बोला ऐसा चलो चलते हैं अपन घूम के आते हैं। पापा ने बोला थोड़ा समझ बात को, बच्चा बड़ा हो रहा है, बेटी बड़ी हो रही है, उसकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान देना है, फिर तू भी तो कल बुद्धि हो जाएगी, तुझे भी तो ध्यान रखना है, और फिर मैं भी काम नहीं कर पाऊंगा, फिर उस केस में हम पैसे कहाँ से लाएंगे? समझे? उस केस में पापा बोलते हैं 10 लाख रुपए हम अभी कंज्यूम कर लेंगे तो पूरी लाइफ लॉन्ग मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चों की जब एजुकेशन की बारी आएगी और तब पैसे नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? अगर उसको डॉक्टर बनना है, अगर उसको इंजीनियर बनना है, अगर उसको और कुछ बनना है, तो हम पैसे कहाँ से लाएंगे? तो पापा जो प्रॉफिट कंज्यूम करने वाले थे, इस प्रॉफिट के कंजम्पशन को रोकते हैं। वैसे किसी का बाप नहीं रोक सकता आपके पापा को ये 10 लाख रुपए कंज्यूम करने से, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट कैन बी कंज्यूम्ड बाय द ओनर, सो ओनर कैन विड्रॉ दैट प्रॉफिट, बट ही मेटिकुलसली प्लान्स दैट इस प्रॉफिट को लॉक किया जाए। लॉक किया जाए माने इधर कैश तो रहेगी, बट राजा बेटा जी पापा ने एक एंट्री करी P&L टू चाइल्ड्स एजुकेशन फंड। सो इधर बना चाइल्ड एजुकेशन फंड। सो इसका मतलब क्या हुआ बेटा जी कि ये 10 लाख में से उन्होंने 2 लाख रुपए डाल दिए, ये 7 लाख बचा, सॉरी ये 3 लाख चाइल्ड एजुकेशन फंड में डाल दिए। मतलब अब पापा कितना विड्रॉ कर सकते हैं? 7 लाख। तो प्रॉफिट क्या दर्शाता है पता है कि पापा कितना विड्रॉ कर सकते हैं? बात समझ में? सो ये चाइल्ड एजुकेशन फंड मतलब ये भी प्रॉफिट ही है,
बट इस प्रॉफिट को मैंने साइड में निकाल के रखा है ताकि मैं इसको कंज्यूम ना करूं। अगर कोई मुझे आके पूछेगा बैलेंस शीट देखकर, सर कितना प्रॉफिट आप खर्च कर सकते हो, कितना निकाल सकते हो बिजनेस में से, मैं बोलूंगा 7। आई कैन नॉट से 10 इवन दो द प्रॉफिट इज 10, I cannot withdraw 10 because this is what the free reserve represents. कैश पूरी 10 लाख है, कैश को देखना ही नहीं होता है। कैश तो तुम्हारे पास 10 लाख है, कैश को नहीं देखना होता है। आपको क्या चीज देखनी होती है कि भाई साहब हम इनमें से कितना विड्रॉ कर सकते हैं, और वो फ्री रिजर्व बताते। मान लो पापा ने मम्मा को भी बोला तू भी तो बुढ़ी हो जाएगी, राइट? सो राजा बेटा जी उन्होंने एक रिटायरमेंट फंड भी बनाया, रिटायरमेंट फंड बनाया 2 लाख का। एग्रीड? सो राजा बेटा जी फिर एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू रिटायरमेंट फंड। आपको क्या समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट तो अब भी प्रॉफिट ही है, बट अब उस प्रॉफिट को हमने ईयर मार्क करके रखा है, साइड में निकाल के रखा है इन फॉर्म ऑफ रिटायरमेंट फंड। अब पापा तुम्हारे 7 लाख भी नहीं निकाल सकते, अब तुम्हारे पापा कितना निकालेंगे? 5 लाख। तुम ऐसा क्या कर रहे हो सर, हर साल तुम्हारे पापा ईयर एंड पर प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते होंगे ना, PPF में, उसका भी तो नाम फंड ही है। मतलब जो पापा पैसा प्रॉफिट कमाते हैं उस पैसे को फंड में डाल रहे हैं, यस और नो? अब वो विड्रॉ नहीं कर सकते 20 साल तक, 15 साल तक उसको विड्रॉ ही नहीं कर सकते हम, से यस और नो? आशा करता हूं कि अब तक ये बात जहन में पहुंची। अब मैं आपको लास्ट चीज समझा रहा हूं, ये बहुत इजी है, जरा ध्यान से समझना। फिर मम्मा बोली फिर क्या हम कहीं घूमने जा ही नहीं सकते क्या? पर मुझे तो जाना है। तो बोलेंगे जाएंगे ना हनी, बट हाउ विल गो, आई टेल यू। हम धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करते हैं, और मम्मी को बोला कि लेट्स डू यूरोप ट्रिप फंड, और पापा ने 1 लाख रुपीज और डाल दिए उधर, और बोले कि हम 3-4 साल ऐसे पैसे इकट्ठा करेंगे और फिर उसके बाद में चले जाएंगे। सो राजा बेटा जी यहां पर अब आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 4 लाख। सो मेरे रसगुल्ले बच्चों को जो मैं मैसेज देने जा रहा हूं वो समझा क्या? रिजर्व जो होते हैं उनको पढ़कर आपको यह पता चलता है कि उसमें से ओनर कितना विड्रॉ कर सकता है। जितना पैसा व्यवसाय से विड्रॉ होता है, व्यवसाय उतना वीक होते जाता है अगर गलत पैसों को विड्रॉ कर लिया तो। किसी भी व्यवसाय में पैसा रहा तो व्यवसाय वापस खड़ा हो सकता है, बट जैसे ही व्यवसाय के ऊपर पैसे का साया निकल जाता है, मतलब मनी नहीं रहता है, तो उस केस में वो व्यवसाय मुश्किल हो जाता है काम करना। यस और नो? अभी फॉर एग्जांपल अच्छा और बुरा समय सभी के पास आता है, बट अगर मान लो अगर तुम्हारे पास कैश होता, तुम्हारे पास फंड्स होते, तो तुम कोरोना में सरवाइव हो सकते थे। बट अगर मान लो तुम्हारे पास फंड्स नहीं है तो तुम्हारा बिजनेस वीक हो जाएगा, तुमको लोगों को निकालना पड़ेगा, स्किल्ड सेट मैन पावर जो है वापस मिलता नहीं है, उनसे हाथ धोना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि तुम जॉब छोड़ो। समझ में आ रहा है कि रिजर्व एक बहुत अच्छी चीज होती है किसी भी व्यवसाय में, किसी भी बिजनेस में। अब जैसे मेरे बारे में सोच लो, अगर मैं 4 लाख रुपए कंज्यूम करता प्रॉफिट के और उसके बाद में कोरोना आ जाता, तो शायद ऐसा हो सकता था कि मेरे पास पैसा नहीं, ऐसा नहीं, मेरे पास पैसा होता, शायद मुझे मिसयूज करना पड़ता, निकालना पड़ता दूसरे फंड से, बट फिर भी मेरे पास पैसा है, बिजनेस स्ट्रांग है। बट अगर 10 लाख प्रॉफिट आता, 10 का 10 विड्रॉ कर लेता, अब तो मेरी हालत दयनीय हो गई है। से यस और नो? सो रिजर्व जो आपको बताते हैं, ओनर कोई भी पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता बिजनेस से, ओनर वही पैसा विड्रॉ कर सकता है जो फ्री रिजर्व है। तो ये पूरा टॉपिक आपको ये चीज सिखाएगा कि भाई साहब प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में कि कितना प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में डाला जाना चाहता है, मतलब जो विड्रॉ नहीं हो सकता, और कितना प्रॉफिट हमारे नॉर्मल P&L अकाउंट में जाएगा जो विड्रॉ हो सकता है। ये टॉपिक नाम मात्र के लिए आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाता है। नाम मात्र माने तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? लेट मी एक्सप्लेन इट दिस वे। इस टॉपिक में आपको जो मेन सीख लेनी है वो ये वाली लेनी है कि किसी भी व्यवसाय में जाओगे तो विड्रॉ करने वाले प्रॉफिट्स कितने हैं? सिर्फ फ्री रिजर्व। बाकी के प्रॉफिट्स जो अलग अलग फंड्स में, अलग अलग रिजर्व्स में, वो प्रॉफिट होने के बावजूद भी विड्रॉ नहीं हो सकते। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि जो क्लासिफिकेशन है प्रॉफिट का, राइट, क्लासिफिकेशन है जो प्रॉफिट का, ये मैं आपको बताता हूं 2 हिस्सों में। एक तो फ्री रिजर्व है, ये दिस इज अर्न्ड फ्रॉम व्हाट? बिजनेस। बट कैपिटल रिजर्व जो है, ये कैपिटल रिजर्व डिवाइड होते हैं 2 रीजन से। एक, राइट, आई विल से कानून, लॉ बोलता है, कानून बोलता है, और दूसरा वाला कौन सा है? मैनेजमेंट डिसीजन। तो आपको जो समझना है ना प्रैक्टिकल वर्ल्ड के हिसाब से, वो ये वाली चीज है, मैनेजमेंट। तो जरा ध्यान से सुनते जाइए। सो फ्री रिजर्व बेटा मैं कंपनी फाइनल अकाउंट में आपको समझाऊंगा, बट अभी के लिए आपने जो फाउंडेशन में P&L अकाउंट सीखा या प्रॉफिट हुआ, बस अभी भी वही बोलना है, एंड विल टॉक अबाउट फ्री रिजर्व लिटिल लेटर ऑन। बट अभी मुझे जो कैपिटल रिजर्व सिखाना वो समझाना है, और इतना दिमाग में बैठ गया आपके कि कैपिटल रिजर्व विड्रॉ नहीं हो सकते। सिर्फ कैपिटल रिजर्व ये शब्द है, वो जो फाउंडेशन में सीखा था वैसे मत सीखना। कैपिटल रिजर्व माने इधर मैं क्या बोल रहा हूं, जो विड्रॉ नहीं हो सकता। इसके अलग अलग नाम है, मैं बोल देता हूं CRR, कैश रिजर्व रेशियो नहीं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। इंग्लिश में बोल के बताओ,
कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। एसपी माने क्या? सिक्योरिटीज प्रीमियम। डीआरआर माने क्या? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, राइट। फिर इसके अंदर और एक आता है सीआर। सीआर बोले तो क्या? कैपिटल रिजर्व। और भी अलग अलग टाइप के रिजर्व इसमें आ सकते हैं। हैप्पी? मैं आपको यह बता रहा हूं कि ये जो रिजर्व है, कुछ रिजर्व लॉ बनाता है। जैसे शेयर फॉरफिट किया तो उसका पैसा कहां पे ट्रांसफर करना होता है? कैपिटल रिजर्व। ये मैंने नहीं बोला, कानून ने बोला है। शेयर फेस वैल्यू के ऊपर इश्यू हुआ तो उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम में डालो, मैंने नहीं बोला है, कानून ने बोला है। सो कुछ स्पेसिफिक रिजर्व, कैपिटल रिजर्व्स आर क्रिएटेड बाय लॉ। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम उसका एग्जांपल है, सीआरआर उसका एग्जांपल है। से यस और नो? अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। तुम्हारा टॉपिक एक और हुआ था, एनपीओ। एनपीओ हुआ था। सो अब मैं मान लो कितने बच्चे दगड़ू शेठ हलवाई गणपति जाके आए? गुड, टोपी खड़े हो जाओ। माइक देना बे, फैल के क्या बैठा है? हाँ, नाम बताओ तुम्हारा। वैभव कटारे। वैभव कटारी है। जाके आए क्या तुम इधर यस सर। दगड़ू शेठ हलवाई गणपति में? पैसे चढ़ाए? नहीं सर। प्रसाद खाए? नहीं। आगे दे दे माइक। फिर नलायक करके क्या आया था फिर उधर? दर्शन लेके। हाँ, दर्शन दर्शन हुए? हुए सर। गुड। आगे दे दो माइक, आगे की छोरी को दे। बैठो बैठो। अरे मैं ऐसे मस्ती करता रहता। हाँ कटारी, क्या नाम आपका? पायल बिश्नोई। पायल बिश्नोई। कहाँ से हो गुड़िया? पूना से ही हूँ। पुणे से ही। वेरी गुड। जाके ही क्या सॉरी सर। दगड़ू शेठ के पास जाके ही क्या गणपति के पास? तुम पुणे से हो, बहुत अच्छा काम किया बेटा। सो कैन यू प्लीज टेल मी, पैसे दिए? यस सर। गुड। कुछ मांगा? ऑब्वियसली। हाँ, हाँ देते हैं भगवान? हाँ। अच्छा, इसके ऊपर मैं आज बात करूंगा थोड़ी सी देर फिर। अच्छा, भगवान के पास तुम गई, तुमने भगवान को पैसे दिए और भगवान से कुछ मांगा। इट वॉज नॉट फनी एट ऑल। दिस नॉनसेंस पीपल, यू नो, देख रहे। नहीं। सो फिर मुझे एक बात बताओ, वो दगड़ू शेठ हलवाई गणपति उन पैसों का क्या करते? वो कोई अच्छी चीज़ के लिए यूज़ करते होगे। हाँ, मे बी। बट दगड़ू शेठ हलवाई गणपति के पास देखो, तुम प्रसाद भी लेकर गई थी क्या? नहीं। प्रसाद तुम नहीं लेकर गई थी, बट आजू बाजू वाले लोगों को देखा वो प्रसाद भी लेकर जा रहे थे। हाँ। तो मतलब प्रसाद तो लोग लेकर जाते हैं, राइट? तो मतलब भगवान को जो प्रसाद चाहिए तो मिल जाता है। भूख लगी तो प्रसाद आ जाता है, और बहुत सारा आता है। नारियल प्रसाद, ये वो, कपड़े वपड़े सब आते हैं। तो उनको खाने पीने का तो प्रॉब्लम नहीं है, जितना मुझे समझ में आ रहा है। और रख रखाव के लिए जो पैसा आता है उसमें से थोड़ा सा पैसा यूज हो जाता है। हाँ, मेंटेनेंस हो जाता है उसमें से। फिर उससे ज्यादा पैसा आता है क्या उनके पास? ओ बहुत। तो फिर उस पैसे का क्या किया जाए? ट्रस्ट में यूज़ होता है ना। ट्रस्ट में यूज़ होता है। कौन से ट्रस्ट में क्या यूज करते हैं? क्या बात बोल रहे हैं यार, ये बच्चे है ना, ये प्रैक्टिकल बात है। ये क्या बोल रहे हैं पता है? अच्छा तुम बताओ, तुम्हारे आदमी भाई क्या करते होंगे वो पैसे का? वो कोई चैरिटी में या किसी के फंड्स के लिए किसी को रिक्वायरमेंट होगी तो उनको देते होंगे। मेरे को? अरे कसम से यार, येड़ा है क्या? अच्छा तुमको नहीं है क्या? सब लोग चलते फिर? आपको कांटेक्ट मालूम है क्या? अरे बताओ ना क्या करते हैं ऐसा। मैं जाओ, तेरे को भी चाहिए क्या? ये भी आने को तैयार है। हम सब छोड़ना चाहते ही है जो हम कर रहे हैं, ये पढ़ना छोड़ना चाहते हैं। जो चीज चाहिए वो चाहिए, पैसा बस। तो ऐसे नहीं देते होंगे बेटा, फिर क्या करते होंगे? मतलब कोई ऑर्फनेज में या ओल्ड एज होम में या किसी को रिक्वायरमेंट होगी ऐसे, तो उनको जिनकी हेल्प करनी होगी एज चैरिटी। यू आर एब्सोल्युटली राइट बेटा। एक्चुअली वो इस रूट से भी नहीं जाते हैं, बट वो जो आए हुए प्रॉफिट से ये डिसाइड करते हैं कि व्हाई नॉट ओपन अप एन अनाथालय, एक ऑर्फनेज ओपन किया जाए। व्हाई नॉट ओपन अप अ स्कूल? Why not, when there is a drought, create the drought relief fund and provide the money for the poor, or provide the water facilities, irrigation facilities. So they're getting into that. There are many such organizations like Tirupati Tirumala Devasthan and so on and so forth. So इस बच्चे ने वो आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि उसने बोला कि सर उनकी तिकडे काय असं ठेव मग। हाँ साला ये गया वो दगड़ू शेठ के पास में, गणपति के पास।
बोले वो पैसा मेरे को मिल जाता तो मैं क्या करता, बस इकड़े दम पे है। सो मैं कहाँ तक बात पहुंची थी भाई अपनी, कि कमिटी होती है आपने बताया, तो उस कमिटी में डिसीजन लिया जाता है कि इस पैसे को कहां पर यूज किया जाए, राइट। सो वो पैसा अब रेवेन्यू पर्पज के लिए यूज नहीं होता, नाउ दैट इज ईयरमार्क फॉर कैपिटल पर्पज। कैपिटल पर्पज मतलब अब यहां पर लॉ नहीं बोल रहा है, कानून नहीं बोल रहा है कि ये पैसा आपका कैपिटल रिजर्व है, वो है फ्री रिजर्व ही, वो कंज्यूम करने लायक है, बट बेटा जी उनका डिसीजन हुआ, मैनेजमेंट का डिसीजन हुआ कि मैं इस प्रॉफिट को कंज्यूम ना करते हुए इससे कोई एक अनाथालय बनाऊंगा। ऐसे कई सारे बिजनेस में होता है कि जब कभी बिजनेस को एक्सपांड करना होता है तो वो बोलते हैं कि जो प्रॉफिट को कंज्यूम किया जा सकता है उसको कंज्यूम करने की जगह पे वो बोलते हैं कि हम कोई दूसरी कैपिटल एसेट को खरीदी करेंगे। एग्रीड। सो राजा बेटा जी उन रिजर्व्स को मैनेजमेंट के डिसीजन से दे आर ट्रांसफर्ड इनटू कैपिटल रिजर्व। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को पता चला होगा कि रियल वर्ल्ड में बिजनेस कैसे होता है कि जो फ्री रिजर्व है सिर्फ वही विड्रॉ होता है। पहला पॉइंट क्लियर। और जो कैपिटल रिजर्व होते हैं उस शब्द में सिर्फ सीआर मत मानो, उसको कैपिटल रिजर्व मत मानो। कैपिटल रिजर्व मतलब ऐसे सारे प्रॉफिट जो ओनर डायरेक्टली विड्रॉ नहीं कर सकता, और जो विड्रॉ नहीं कर सकता है वो बनते हैं दो रीजन की वजह से, एक कानून की नजरों से, कानून की वजह से, और एक दूसरा कौन सा, मैनेजमेंट। भविष्य में कभी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है या फाइनेंशियल प्लानर बनना है तो आपका अप्रोप्रिएशन फॉर द करेक्ट पर्पज इज मस्ट, इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपके लाइफ में कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको एक साथ 100 करोड़ मिलेंगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको 50 करोड़ एक साथ मिलेंगे। आपको पैसा धीरे धीरे मिलेगा, बट उस धीरे धीरे पैसे को आपको साइड में निकालकर उस पर्पज के लिए यूज करना होगा जिस पर्पज के लिए आप उसको खड़ा कर रहे हो। तो उतने समय तक आपका फ्री रिजर्व कैपिटल रिजर्व में जाते रहेगा। सोचो ना आप, मैं क्यों पूछ रहा था कि तुमने मोबाइल लिया क्या, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं, किसी को पॉकेट मनी मिल रही तो हर बार उसने पैसे साइड में निकाल के रखे, एग्रीड, और उसको नाम दिया मोबाइल फंड, और मोबाइल फंड को फिर जाकर बेटा जी उससे यूज कर मोबाइल खरीदा। यस और नो। अगर आप इधर भी देख रहे होंगे तो तुम्हारी मम्मा को जाना है यूरोप, तो यूरोप भेजने का तरीका कैसे रखा पापा ने कि भाई साहब इस साल तो नहीं जा सकते, बट आई विल कंट्रीब्यूट 1 लाख एवरी ईयर और समटाइम्स 2-3 लाख एवरी ईयर, और फिर वो जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा कॉर्पस, फिर हम घूमने जाएंगे। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो बेटा जी कई बार मैनेजमेंट बोलता है कि हम टेम्पररीली इसको पोस्टपोन कर देते हैं, कई बार कानून बोलता है। तो बेटा जी एक्चुअली रियल वर्ल्ड में जो प्रॉफिट विड्रॉ होता है, जो पैसा विड्रॉ होता है बिजनेस से बाय ओनर, has to be the free reserve. Have you all understood? So why we are learning this topic is we are going to learn this topic to understand how to bifurcate in one scenario. सारे सिनेरियो के बारे में बात नहीं कर सकते, बट मैं अभी आपको पूछूंगा तो आपको आंसर आएगा तुरंत। देखो मैं अभी आपको पूछता हूं, एक फैक्ट्री है, दिख रही है सबको? हाँ दिख गई सबको? उस फैक्ट्री में क्या क्या है मुझे बताओ। सबको मशीनरी दिख रही है? अच्छा कौन से कलर की है? ग्रीन, ग्रे भी है, ब्लैक भी है, तीनों मशीन को बेच दो। बेच दिया, मशीन को बेचने के बाद में प्रॉफिट हुआ, एग्रीड, मशीन चली गई। अब कुछ दिख रहा है क्या तुम्हें वहां पर? अब नहीं दिख रहा है। अब बेटा जी मशीन को बेच दिया, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट को कंज्यूम कर लूं क्या? मतलब तुम चैप्टर सीख गए, ये चैप्टर का से यस और नो? सो एवरीवन हैज अंडरस्टूड व्हाट इज कैपिटल रिजर्व एंड व्हाट इज फ्री रिजर्व? यस। सो बॉयज एंड गर्ल्स, अच्छा ये टॉपिक भले ही इसको मैंने समझाने के लिए बहुत टाइम लिया, बट ये रिजर्व के बारे में कंटेंट बता गया आपको। अब इसके बाद में हम धीरे धीरे समझेंगे कि एक स्टाइल में कैसे बाइफरकेट होता है, कानून कैसे कराता है। बाकी अब तुमको समझ में आ गया कि कौन सा प्रॉफिट साइड में निकालने का। से यस। ये दमपुड़िया ये लिख कर लेंगे क्या तुम? इसको लिख कर लो, क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्व्स। क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्व। ये लैग हो रहा है क्या रे? अरे तुम देख कर मेरे को भी तो बताया करो यार, ये बच्चे बोलते रहते बेचारे। 5 से 10 सेकंड ही हुआ था, 5 से 10 सेकंड में उन्होंने 500 मैसेज भेज दिए। सर पेन नहीं है मेरे पास। तुम्हारा गरीब रहना तय है बेटा, जहां हो वहीं रहो बेटा। गुड। तुम्हें बाहर क्या दिख रहा है वहां पर? मुझे बताओ, मैं पेन अरेंज कराता हूं तुम्हारे लिए। लिख ले पिल्ला। कल का दिन कैसे रहा वैसे? हेक्टिक रहा कल का? 10 घंटे बैठना पड़ा। बेंच खड़ा है ना बहुत ज्यादा? थोड़ा तकिया के लेके आया करो कल से। मुझे डे 1 को है ना वही डायलॉग याद आता है,
तुमने मूवी देखी? मैं थोड़ा सा अभी शुरुआत में स्लो ही रहता है क्योंकि अभी मुझे पता है कि बेचारे बहुत सहमे सहमे बैठे रहते हो. सो एनी विच, तुमने वो मूवी देखी क्या? दिल चाहता है. दिल चाहता है में सैफ अली खान का एक डायलॉग है. सैफ अली खान का डायलॉग क्या है? वो तक्के पर बैठा रहता है, वो ट्रक में आया रहता है. मालूम है कि नहीं है? तो छोड़ो, हमारे ज़माने की मूवी है, देख लेना. तो ऐसे ही जब इस अबे जो कैसे बताएगा, वो मूवी नहीं देखा है तो. सो जो कड़क सरफेस पर तुम बैठे हो ना, उसको एडजस्ट होने के लिए कुछ समय टाइम लगेगा, हो जाओगे. घर में कैसी चेयर थी याद करो, क्या चेयर हुआ करती. अब चेयर से भी याद आएगी तुम्हें चेयर की. ऐसी होती है घर में भी. घर में प्लास्टिक है, तुम लकी हो इसलिए एडजस्ट हो गए. कुछ कुछ थे घूमने वाली चेयरें थी उनके पास. कितने बच्चों के पास थी घूमने वाली चेयरें? देख रहे आजू बाजू में, मतलब तुम्हारे पास में भी थी? अरे छोड़ रे नालायक. सुन रहे हो? रिजर्व तो क्लासिफाई हो गए. अब होता क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कॉन्सेप्ट में. अब हम जा रहे हैं. चैप्टर का नाम है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन. इनकॉर्पोरेशन का मतलब जुड़ा हुआ है कंपनी से. कंपनी का निर्माण, कंपनी का निर्माण, कंपनी का जन्म. राइट. इनकॉर्पोरेशन माने क्या? कंपनी का जन्म. कानून में जब रजिस्ट्री हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेट हो गया. तो जैसे मैं बोलूं पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्री हो गई, रजिस्ट्रेशन हो गया एक्ट में, तो हम बोलते हैं कि पार्टनरशिप का जन्म हुआ. एग्रीड. तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट है, आया कि नहीं है? सो बर्थ सर्टिफिकेट में डेट लिखी हुई है, दैट इज डेट ऑफ योर बर्थ. से यस और नो? सो यू आर हैविंग डेट ऑफ बर्थ और क्या बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन. ये शब्द समझ में आ रहा है. तो कंपनी जिस दिन से बनी उसको हम इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं. तो कोई बोलता है सिंस 1977, मतलब क्या बोल रहे वो? दे आर टॉकिंग अबाउट कि हमारा बिजनेस कब चालू हुआ? 1977. गुड वन. सो फर्स्ट पॉइंट आपको इनकॉर्पोरेशन समझ में आ गया. अब मान लेते हैं, सर अब खड़े हो जाइए ना 2 मिनट. हाँ, हाथ में राखी. हाँ. सो आपको ऐसा समझना आप कनाडा से आए हो. कहां से आए हो? यूपी से नहीं, कनाडा से. हाँ. और वो वाली लैंग्वेज मत बोलिए अभी. कहां से आए हो? ये कनाडा से आया है. तुम्हें इंडिया में कौन सा चीज अच्छा लगता है? आज मेरे साथ चलना. इधर एक नाला है, मजाक कर रहा हूं सर, टेंशन न लो. इंडिया का सबको दे. अबे उंगली क्यों करता है यार, बोलना है यार. इंडिया क्या अच्छा लगता है, क्या खाने पीने को अच्छा लगता है? मैं पूछ रहा है कुछ. हाँ सब अच्छा, मतलब इधर और भी चीजें मिलती है, ले क्या रहे, खिलाएंगे इसको ठूस ठूस के चलेगा. हाँ मैं पूछ रहा हूँ इंडिया में क्या खाना अच्छा लगता है? सर रसगुल्ले. हाँ ये हुई ना बात. सेम पिंच यो ब्रो. सो ये भाई साहब आए हैं कनाडा से. इनो इंडिया में गए, वाराणसी में गंगा घाट के किनारे उन्होंने रसगुल्ले खाए. उधर एक लस्सी का शॉप है, उधर खाया. और जो खाए और जो ऐसे मदहोश होके पागल हुए, एकदम दीवाने. समझे तुम? एकदम ससुरा पागल हो गया. मतलब खाते हैं सर, मजा आ गया. और उन्होंने बोले रसगुल्ले की अपनी दुकान चाहिए. पैसे तो कमाए हुए बहुत. तो उनके दिमाग में प्लान चला, अब इसकी फ्रेंचाइजी डालूंगा कनाडा में, इधर उधर. ये रसगुल्ले कैसे बनाता है ये मुझे सीखने का है, इस बिजनेस को अभी के अभी बाय करना है. तो इनो इंडिया में आए घूमने के लिए. घूमते घूमते रसगुल्ला खाया, उधर के उधर बिजनेस डिसीजन लिया और बोला कि हम आपको खरीद रहे. कितने में खरीदे बताओ? 100-200 रुपए, 300-400 रुपए जो कुछ भी है देकर हम आपको खरीद लेंगे. ठीक है, सामने वाला आदमी भी बिक गया. बिक गया मतलब समझ लो. तो ये जो ये भाई साहब है ना, इन्होंने एक, क्या नाम है एक रसगुल्ले वाला? हाँ लो, श्यामलाल रसगुल्ला वाला. श्यामलाल रसगुल्ला, इस बिजनेस को तुमने खरीद लिया, सही है. और ये आया है कनाडा से. कनाडा के निवासी ने रसगुल्ला खाया, जो मचला कि बोले मैं तुम्हें खरीद रहा हूं. खरीद लिया. खरीद लिया सर. सभी मेरे साथ साथ है, हम साथ साथ है. मैं आपको पूछता हूं, आप इंडिया में कौन हो? इंडिया में मैं आया हूँ बिजनेस करने. हाँ पर नहीं, तुम तो घूमने आए थे, बट तुम इंडिया, हाँ आप तो बिजनेस करो, बट इंडिया में हो कौन तुम? टूरिस्ट. टूरिस्ट. अब इसको पूछो, तुम कानून पूछना चाहो तो पूछ लो.
बताओ इंडिया में किस में रजिस्ट्री करानी पड़ेगी तुम्हारे को? सबसे पहले कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट करवानी पड़ेगी अपनी कंपनी। पर तुम तो रसगुल्ला खाते ही मचले थे, तुमने बोला कि मुझे ये दुकान खरीदनी है, कि तुम पहले भागते भागते सीए के पास गए, सुनो मेरे को वो रसगुल्ला बहुत अच्छा लगा है, मुझे है ना वो रसगुल्ला बनाने का है, मुझे वो बेचने का है, मेरे को कंपनी इनकॉर्पोरेट करके दो, ऐसा बोलोगे जाके? ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल सही बोल रहा है। हंसी मजाक में मैंने आपको चीज समझा दिया कि बिजनेसमैन पहले डिसीजन लेता है, वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करता है, फिर जाता है सीए के पास। और अगर पहले सीए के पास जाए ना तो वो बोलेगा अरे सर उसमें प्रॉफिट नहीं है, मत जाओ उधर, मत करो ऐसा, मत करो ऐसा। बिजनेसमैन थोड़ा सा अलग दिमाग का रहता है, वो काम पहले कर देता है। तुम जब सीए बन जाओगे तुम्हें पता चलेगा, कई बार पूछ के करता है, कई बार खुद करके आ जाता है कांड, फिर बोलेगा हाँ मैं करके आया हूं, अब बताओ क्या करूं। ऐसा ही होता है, अरे एक्चुअली ऐसा ही होता है। तुम्हारे पापा क्या करते, तुमको घर खरीदना है तो पहले जाके बिजनेस सीए को पूछ के आते, खरीदू क्या? नहीं खरीद लिया। जमीन खरीदने के पहले सीए के पास जाते, नहीं खरीद लिया, फिर जाके बोलेंगे कि हाँ ऐसा ऐसा है, यहाँ से लोन अरेंज किया वगैरह वगैरह। सो सेम तरीके से ये भाई साहब ने बिजनेस का डिसीजन ले लिया, उन्होंने बिजनेस को खरीद लिया। रियल लाइफ में ऐसा ही काम होता है। अबे जो इधर आते हैं ना फॉरेनर्स लोग, वो ऐसा नहीं काम करते कि पहले हम इसमें रजिस्ट्री करेंगे, नहीं। कोई भी व्यक्ति, कल को तुम्हारी भी बात करता हूं, तुम कोई स्टार्टअप चालू करोगे ना तो तुम कंपनीज मत बनाने के चक्कर में पड़ना, पहले काम शुरू करना धीरे धीरे, बाकी की चीजें फिर बाद में होती है। तो ये भाई साहब ने बिल्कुल सही किया, इसीलिए तो मैंने इनको कनाडा से बुलाया। इंडिया से बुलाता तो तुम मेरे को यही सब आंसर देते। इसीलिए उन्होंने रसगुल्ला खाया, उनको पसंद आया, पसंद आते ही उन्होंने बोला मेरे को ये करने का है। और करने के बाद में उन्होंने डिसाइड किया अब इंडिया में काम करना है तो कैसे करना है। अब बनी कंपनी, बट तब तक रसगुल्ले बनना बंद नहीं होगा, तब तक रसगुल्ले बनते रहेंगे, बिकते रहेंगे, लोग आएंगे जाएंगे खाते रहेंगे। बट अब ओनर कनाडा निवासी है। तो अब बात क्लियर है, बिजनेस पहले किसका था मेम साहब? श्यामलाल का। अब किसका है? कनाडा निवासी का। अब मुझे एक बात बताइए कि भाई साहब ये अगर डेट देखेंगे तो आज खरीद लिया है, परचेस्ड, बट जिन्होंने परचेस किया कनाडा निवासी ने, उनका तो अभी तक कोई कंपनी है ही नहीं, वो इनकॉर्पोरेट हुई इधर, बट रसगुल्ले तो इधर भी बिक रहे हैं, परचेस से लेकर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक के बीच में भी बिक रहे, और इधर भी क्या हो रहा है? प्रॉफिट। बोलो हाँ। सो जब ससुरे प्रॉफिट भी हो रहा है, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। और ये प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एज पर कंपनी लॉ हैज टू गो इन सीआर कैपिटल रिजर्व। समझे? तो रियल लाइफ में ऐसे ही होता होगा ना। अच्छा मैं आपसे पूछूं कुछ प्रश्न, थोड़ा सा मुश्किल है बट पूछ लेते हैं, है ना? ये समझ में आया पक्का? यस सर। अच्छा मुझे बताओ श्यामलाल दिखता कैसे था? सर बताओ ना श्यामलाल कैसे दिखता? अरे दौड़ा आपने। हाँ श्यामलाल अच्छा दिखता था। शादी कर ले फिर, डिवोर्स मैं कराऊंगा उसका। नहीं रे, आदमी अच्छा है, दिल का बहुत अच्छा आदमी। सो मुझे बताओ श्यामलाल कैसा दिखता था? मैं फिर से प्रश्न पूछ रहा हूं। अरे श्यामलाल दिखता कैसा था? अभी आनंद भंगड़े कैसे दिखता है, कैसे बताएगा? मेरी शादी हो चुकी है, घर में बीवी है, बच्चे हैं। हाँ तो मैं कैसे दिखता हूं अभी तुम्हें? अरे यार बच्चों में कैसे दिखता हूं मेरे को थोड़ा सा एक बार वर्णन दिखा दो। मैं चश्मा पहनता हूं, मेरी दाढ़ी मुझे है, हाँ सेट घूमगा। गुड गुड गुड। कनाडा बोलो अभी कैसे दिखता था श्यामलाल? हाँ ये देखो जायद मालवी बराबर बोल रहा है। श्यामलाल के बढ़िया बाल थे, बढ़िया ड्रेसिंग सेंस था। क्या था उसके? बढ़िया ड्रेसिंग सेंस था। बढ़िया ड्रेसिंग सेंस। मैं तुम्हें बताऊं बेकार आदमी है, कुछ भी झूठ बोल। श्यामलाल की तूंद निकली हुई थी, राइट? तूंद समझते हो? तूंद है। और वो धोती पहनता था, और धोती पहनकर वो उधर बैठा रहता था, ऐसे ऐसे करके कोई चीजों को साफ किया करता था, राइट? मक्खियां ना बैठे। और उसके बाद में छोटी सी एक किताब विमल तो वो जो केसर है वहां से जा रहा था क्या? तो भाई साहब तुम्हें विमल पता है क्या है? सर आई जस्ट वांट टू हग यू यार।
तुम आप यूपी से हो, आपको विमल नहीं पता? नहीं, जो तुम सोच रहे हो ना बेटा वही है, वही है। हाँ, तो तुम्हें जो डाउट आ रहा है ना, वो डाउट की लेने की जरूरत नहीं। तुम बोले हाँ विमल, इसके अलावा भी कुछ होता है क्या? नहीं, वही है बेटा। गुड। सो बात ऐसी हुई थी, तूंद बड़ी आई हुई है, धोती होती पहनी हुई है, मस्त वाइट, ऐसे ऐसे साफ कर रहा है वो। उसके बाद एक छोटी सी बुक होती है, और इधर थोड़ा सा विमल खा गया, और दूध लाओ, तो दूध लाओ, और कितना दूध आया उसने उधर ही लिखा, फिर कितने किसको पैसे दिए उधर ही लिखे, किसको कितना उधार में बेचा उधर ही लिखा, सब कुछ लिख रहा है उसी बुक में। ठीक है, अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, इसको पूछूंगा, मेरे को डर लगता है। तू बताना बस ये सही बोल रहे गलत बोल रहे, क्योंकि तूने व्यवसाय किया। सो हुआ क्या कि इस बंदे ने बिजनेस तो बाय कर लिया, श्यामलाल को बोला कि तुमको यहीं पे रहना है, तुम्हें काम करना है, मैं तुम्हें सैलरी और पैसे देते रहूंगा, तो बिजनेस अपना वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। तुम हर रोज, मैंने खरीद लिया तो भी तुम ही आओगे, मेरी कंपनी को इनकॉर्पोरेट होने में टाइम लगेगा, उसका ब्रांडिंग करने में टाइम लगेगा अपने को, बट वो करेंगे, बट तुमको इधर ही आने का है। तुमको बात पहुंची मेरी? तो श्यामलाल खरीदने के बाद में भी, बिजनेस को बेचने के बाद में भी उधर ही आ रहा था, हर रोज आके बैठ रहा था उधर सब कुछ। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि खरीदने के बाद में दूसरे दिन वो मिल्क ही यूज करेगा, केसर ही यूज करेगा, वही लोग आकर काम करेंगे, उस केस में वो कौन सी बुक में लिखेगा? सेम बुक नए बुक में? हाँ हाँ, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, अच्छा, बाकी बच्चे कहाँ लिखेगा? थैंक गॉड यार, मैंने डिस्कशन किया तुम्हारे को फिर समझ में तो आ रहा है कम से कम क्या होता है। अरे झंडू बाम, वो कोई नए बुक में नहीं लिखेगा। क्यों लिखेगा? क्या कारण? तुम्हें क्या लगता है, अगर किसी कंपनी को खरीद लेते हैं, राइट, जैसे बायजूस ने खरीदा आकाश को, तो आकाश को बोला अभी चुपचाप बैठो, अभी तो बुक नहीं बनेगा, बंद कर उसको, अभी मेरे बुक में करने का। बोलते बायजूस पर मेरे को तेरी बुक समझ में नहीं आती है, तेरा कितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, तेरा सॉफ्टवेयर अलग, मेरा सॉफ्टवेयर नहीं, हमको तो पता है कि जैसे तुमने मेरे को बाय किया ना, हम तुम्हारे बुक में एंट्री करेंगे। अरे ऐसा नहीं होता, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। नहीं तो तू क्या बोल रहा है पता है, तू मेरे से क्या बातें कर रहा है कि देखो वो जो उधर है ना टाटा मोटर्स, उन्होंने बाय कर लिया JLR को जाके बोलेंगे अब तुम तुम्हारे बुक्स में एंट्री नहीं करने का, ओके, अब हम हमारी बुक्स भेजेंगे, हमारा सॉफ्टवेयर भेजेंगे, उसमें एंट्री। अबे तेरे को झंडू मालूम भी है वो कितना बड़ा सॉफ्टवेयर है, ऐसे एंट्री नहीं हो सकती। तुम क्या कर रहे हो, बुक्स को समझ रहे हो ये ऐसी बुक्स, हाँ नया पन्ना निकला हो गया, नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होता, उनका सिस्टम है पूरा। सो बेटा जी, एक बड़े बिजनेस को विचार करो, प्रेस्टीज पॉइंट का कार्यवाही है पूरा। तुम आकर प्रेस्टीज पॉइंट को खरीदी कर लोगे और अगले दिन से इधर के लोगों को आके बोलोगे तुमको इस स्टाइल से काम करने का है, कान के नीचे आवाज निकाल के भगा के भेजेंगे। समझ आ रही है बात? ऐसा नहीं होता है। तो बुक्स तो पुरानी वाली कंटिन्यू होगी। अभी मैं एक बार समराइज कर देता हूं मैंने क्या क्या चीजें सिखाई। बैठो। सो हमारे पास कनाडा निवासी आए थे और उनको रसगुल्ला खाया, बहुत पसंद आया, बहुत मजा आया। उन्होंने बोले कि मैं बाय कर रहा। क्लियर सर? तुम पंजाब में लस्सी को विजुअलाइज करो, तुमको समझ में आ गया, राइट? चंडीगढ़ लस्सी वस्सी, छोला भटूरे, जो कुछ भी है खाया, पसंद आया, मजाक नहीं, यही काम कर लेते हैं। फिर उसने काम करने के लिए उस बिजनेस को खरीदी कर लिया उसी दिन या 1 2 4 10 7 दिन में बिजनेस को खरीदी किया। तो फिर पहली चीज मैंने ये पूछी कि क्या वो कंपनी पहले बनाएगा कि बिजनेस को खरीदी करेगा। तो मैंने ये प्रूव किया कि वो पहले बिजनेस को खरीद लेता है और फिर उसके बाद में वो आगे की कार्रवाई करता है। बट इस दरमियान क्या बिजनेस बंद होता है? कि द आंसर इज नो, बिजनेस स्टिल कंटिन्यूज। बिजनेस चलते ही जा रहा है। बट उसके बीच में एक नई कंपनी का जन्म होने वाला है और उसके पहले बिजनेस चल रहा है। से यस। अब जब बेटा बिजनेस पहले चल रहा है, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, क्या कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है? क्या आंसर है? यस। और वो प्रॉफिट मैंने आपको सिखाया जाता है सीआर में, और सीआर के मायने बहुत बड़े होते हैं, ये मैं पहले ही आपको सिखा चुका हूं। क्योंकि सीआर का प्रॉफिट ओनर विड्रॉ नहीं कर सकता। तुम सीखते तो मैं तो ऐसे ही बता देता कि हाँ भाई सीआर में क्या बड़ी बात है। बट अब तुमको पता है कि सीआर में जाना मतलब बैलेंस शीट में मैं पढ़ पा रहा हूं कि ये प्रॉफिट बांटने लायक नहीं है। ये कौन कह रहा है? कानून कह रहा है। हम हमारे मर्जी से नहीं कर रहे। हमारे मर्जी से अगर करता है तो वो होता है एज पर मैनेजमेंट। क्या ये 2 बातें समझ में आई? फिर उसके बाद में मैंने आपको पूछा क्या बुक्स चेंज होगी क्या? द आंसर इज नो। तो बेटा जी बुक्स कंटिन्यू सेम चलती रहेगी क्या? द आंसर इज यस। अब तुम्हारा आंसर आ गया है तुम्हारे पास कि तुम्हें इस चैप्टर में क्या करना है। तुम्हें पूरे साल भर का एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया जाएगा। उस साल में हमने बिजनेस को बाय किया हुआ है और हमारी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अलग है। तो तुम्हारा काम सिंपल है
कि मुझे मेरे प्रॉफिट को बांटना होगा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में, और जो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का प्रॉफिट है वो मुझे डालना होगा कैपिटल रिजर्व में, और जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट है वो डालना पड़ेगा P&L में। से यस और नो? सो मुझे बताओ, बुक्स एक होगी दो? एक बुक है, तो उसके अंदर प्रॉफिट पूरे 1 साल का मिलेगा क्या? बट इस दरमियान हमने इसको बाय कर इनकॉर्पोरेट हुए, इनकॉर्पोरेट थोड़ा सा आगे हुए। सो बेटा जी, डेट ऑफ परचेज से लेकर इनकॉर्पोरेशन की डेट तक का प्रॉफिट जाएगा CR, और उसके आगे का प्रॉफिट कहां जाएगा? P&L। ये काम करना है। तो हमारा मुद्दा आज ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 2 हिस्सों में डिवाइड करो। करते हैं? सो लिख लेते हैं प्रॉफिट। हाँ, किसी को कोई क्वेरी? हाँ, उसको माइक दे रहे। हाँ बेटा बोल। सर, इसमें जो कैनेडियन है जिसने नया मतलब बिजनेस चालू किया है, इनकॉर्पोरेट किया है, सर अभी सब हम उसके बुक्स मतलब उसके बुक्स और अकाउंट्स में नहीं बनाएंगे, जो पहले से चलता आ रहा है उस पर बनाएंगे। बिल्कुल तो सही। सर फिर हम पास्ट एक्सपीरियंस अगर देखेंगे उसका, तो वो तो कुछ और ही शो करेगा, और कंपनी तो अभी इनकॉर्पोरेट हुई है किसी और के नाम पे, फिर उसमें कैसे पता चलेगा वो? देखो क्या होता है ना बेटा, तुम जैसे सोच रही हो बिल्कुल सही है, क्योंकि विद्यार्थियों को प्रॉब्लम होती है कि विजुअलाइजेशन कम पड़ता है, क्योंकि उन्होंने रियल वर्ल्ड नहीं देखा होता। रियल वर्ल्ड में आज SPC की बात करूं, ठीक है, आज SPC में एक भी पैसा, कितने बच्चों ने SPC में कैश भरी? मैंने परमिशन दी होगी तो भरी होगी, या किसी ने परमिशन दी, तो कितने बच्चों ने SPC में कैश भरी? सो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इतनी बड़ी क्लास में सिर्फ 8 लोगों ने कैश भरी, राइट? उनमें से 1-2 को तो परमिशन मैंने दी थी कुछ बच्चों। और तुमने जिन्होंने कैश भरी थी, डायरेक्ट भरी थी या किसी की परमिशन लेके भरी थी? मतलब डायरेक्ट कैश, तुम जब काउंटर पर गए तो क्या बोले, कैश लेंगे कि नहीं लेंगे? समझ में आ रही ना? SPC में कैश का काम होता ही नहीं है, जो भी है सारा 1 नंबर में काम होता है, माने बैंक में ही पैसा डालो, बात खत्म। तुम्हें समझा रहा हूं बात को, तुम जिस एंगल से बिजनेस को विजुअलाइज कर रही हो वो अलग है। अब रियल वर्ल्ड ऐसा होता है बेटा कि बिजनेस में सिस्टम होते हैं, यहां पर रातों रात सिस्टम चेंज नहीं हो सकते। तो जो SPC का सिस्टम बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं शुरुआत से लेकर एंड तक, मतलब ऑर्डर आने से लेकर फैकल्टीज का पेमेंट तुरंत हो जाता है, उसके बाद में बुक्स का ऑर्डर तुरंत चला जाता है, बुक्स के ऑर्डर के बाद में कुरियर को पैसा इमीडिएट पेमेंट हो जाता है, टेस्ट सीरीज वाले को मैसेज इमीडिएटली चला जाता है। अलग अलग एजेंसीज है। अब तुम बोलोगे कि सर इसके बाद में ऑर्डर आएगा तो बताएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इट इज मैटर ऑफ द सिस्टम। सो तुम जिसको नजरअंदाज कर रही हो, जब किसी बिजनेस को बाय किया जाता है तो उनका सिस्टम समझ कर फिर उस सिस्टम के हिसाब से काम होता है। रियल वर्ल्ड इतना पागल नहीं, जो पैसा लगाता है ना इतना पागल नहीं, बहुत सोच समझ के पैसा लगाता है वो। अभी तुम जोमेटो का मुझे एक बात बताओ, जोमेटो को मान लो कल को कोई एक्वायर कर लेगी। जैसे एक बात बताता हूं, अमेजॉन ने किसको एक्वायर किया था? नहीं, अमेजॉन ने इधर कौन सी, अच्छा अमेजॉन छोड़ो, फ्लिपकार्ट को किसने एक्वायर किया? वॉलमार्ट। तो तुम्हें क्या लगता है फ्लिपकार्ट उसके बाद में उसने सिस्टम चेंज कर दिए क्या? दिस इज रॉन्ग नोशन। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, बैठो। सो ऐसा नहीं होता है कि वो चेंज कर देंगे, और ऐसा करते तो तुम बहुत छोटे बिजनेस के लेवल की बात करो। जो हम आपको चीजें सिखा रहे हो बड़े लेवल की चीजें सिखा रहे हैं, तुम बहुत छोटे लेवल की बात करो जहां पर सिस्टम है ही नहीं। अब उसमें हो जाए तो उसका हम कुछ नहीं बता सकते। बट अभी जब भी सोचो सीए के टीचिंग में, अब जो भी बड़ी चीजें सोचो कि हम क्या बता रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लोअर लेवल सेगमेंट यार, वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट लेवल जहां पर सिस्टम है, और वो सिस्टम इतने इजीली चेंज नहीं होते, दे कंटिन्यू। ओके, सो बेटा जी लिखिए, हम क्या डिक्टेट कर रहे थे? यस, क्या क्या, हाँ बोलो। लॉस हुआ तो भी बटेगा, बट मैं आगे बताऊंगा। लिखिए, और लिखिए प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इन, सॉरी, हाँ लिखिए प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, profit prior to incorporation, profit prior to incorporation belongs to the period, belongs to the period, belongs to the period from date of acquisition, from date of acquisition, from date of acquisition to date of incorporation, from date of acquisition to date of incorporation,
from date of acquisition to what? Date of incorporation. Have you written this? Good one. Let's write down the next point. ये क्या क्या लिखा? From the date of acquisition to date of incorporation. Write down the next point. Profit prior to incorporation is transferred to. Profit prior to incorporation is transferred to. संतोष, मैंने बुक्स का पूछा था. Profit prior to incorporation is transferred to capital reserve. Profit prior to incorporation is transferred to capital reserve. Have you all done so far? Now let's go to the next point. Post incorporation period. Post incorporation period. Post incorporation period. Profit is transferred to. Post incorporation period. Profit is transferred to P&L account. Is transferred to P&L account. Have you all understood now? So पहला वाला जाता है कैपिटल रिजर्व में और दूसरा वाला कहां जाता है? P&L अकाउंट. नाउ राइट डाउन. ये कुछ चीजें अभी थोड़ी देर के लिए समझेंगे नहीं, मैं बाद में कनेक्ट कर दूंगा. ठीक है, अभी मैं आपको लिख कर दे रहा हूं. फर्स्ट चीज, टाइम रेशियो. टाइम रेशियो. टाइम रेशियो लिख दो. मैं बोल रहा हूं कुछ समझेगा नहीं, बट मैं बोल रहा हूं तो लिख दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है. टाइम रेशियो इधर लिखेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड. प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड is to post incorporation period. Pre incorporation period is to post incorporation period. Okay, so for example, एक दो लाइन छोड़कर हम इधर लिखेंगे एग्जाम्पल. दो लाइन छोड़कर लिखेंगे हम एग्जाम्पल. राम acquired running business of Sita from 1/1/2021. ओके, धीरे बोल बे. बट Ram acquired running business of Sita from 1/1/2021, but incorporated the company on 1/4/2021. ठीक है, फुल स्टॉप. आगे मैं लिखता हूं year end is 31st December 2021. ओके, सो इस लाइन का मीनिंग कोई मुझे बताएगा क्या क्या हुआ है? राम ने एक व्यवसाय को क्या किया है? एक्वायर किया. कौन सी तारीख को एक्वायर किया? 1/1/21 को. बट कुछ प्रोसीजरल डिफिकल्टीज की वजह से वो कंपनी कब बना पाए? 1 अप्रैल 2021 को. डू यू ऑल एग्री? सो राजा बेटा जी, अगर इधर ध्यान से समझेंगे तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज 1/1/21 से लेकर 1/4/21. अगर जो बच्चा बोलेगा 4 महीने हो गया बशी लेऊन गांव भर पे राहायचं, कितने महीने हुए? 3. सो ये 3 मंथ्स. और ईयर एंड है हमारा 31st दिसंबर. सो कैन आई नॉट से 1/4/21 से लेकर 31st दिसंबर 21? कितने महीने हो गए? 9 मंथ्स. सो बेटा जी, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा था, जो हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है इज टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, ये मुझे क्या देता है? टाइम रेशियो. से यस. और ये टाइम रेशियो बेटा मैंने कैसे निकाला? मैंने बोला जिस दिन से मैंने एक्वायर किया उस दिन से लेकर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक का प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है, और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेकर ईयर एंड तक का पीरियड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड है. क्या आप मेरी बात से सहमत हो गया? सो राजा बेटा जी, कितना हो गया? 3:9. लो तुम खुश रहो. 1:3. खुश? हैप्पी क्या बच्चों? ओ भाई साहब, ये एग्जाम्पल का वर्किंग इधर ऊपर दिया है. ताई माई अक्का समझे क्या? मैनू नहीं समझा.
ये क्या कर रहे? All right, are we ready? Yes, sir. So please let's understand it one more time, last time, and let's become perfect in this. होता क्या है कि मैंने आपको टाइम रेशियो निकालने के लिए सिखाया. अभी तक तुम बेचारे भोले वाले बच्चे, मैंने सिखा दिया, तुम मान लिए, तुमको पता भी नहीं क्यों सिखाया बेचारों को. बट मैंने टाइम रेशियो मैंने सोचा कि पहले सिखा दूं. सो मैं आपको बोल रहा हूं कि बेटा जी 3 महीने का प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है. ये मैंने कैसे निकाला बेटा जी? आवाज नहीं आ रही है. डेट ऑफ एक्विजिशन से लेकर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेकर ईयर एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड. सो प्री और पोस्ट का रेशियो आपको मिला. ठीक है. ये कनाडा वाले भैया श्यामलाल कैसे दिखता था? तून थी. उसके साथ लोग कुछ काम कर रहे थे क्या? कौन कौन? तुम्हारे दोस्तों के नाम बोल दो. जय काम कर रहा था वहां पे, राइट. ये जय को विजुअलाइज करो. ये वो है, इधर गमछा लगा हुआ है, राइट. बंडी है थोड़ी सी, और आप चड्डी तो नहीं, पूरी पिनाई है उसको. बंडी है इधर तक, और फिर उसके बाद में इधर गमछा है, और ले जाके रसगुल्ले दे रहे हैं लोगों को. दिख गया सबको? हाँ. और कौन कौन था? मयंक दिख रहा है, वो उधर दूध को हिला रहा है ऐसे, राइट. दिख रहा है क्या बे? वो बनियन पर एक्चुअली वहां पर खड़ा है, उसकी भी तून निकली हुई है. वो ऐसे मन ही मन सोच रहा है कि कब जाके मैं श्यामलाल बनूंगा. दिख रहा है ख्यालों में? हाँ. नहीं बस बेटा, इतने कितने दोस्तों को बदनाम करे. सो 2 लोग वहां पर है. अब मैं पूछता हूं जय की सैलरी क्या है? कोई सेंस है इस बात का? इसे बड़ा लग रहा है. 1 लाख पे सर, वो रसगुल्ले बांट रहा है जाके. सर प्लीज समझो सर, हम भारत में हैं, कनाडा में नहीं है. तुम एक्चुअली कनाडा में चले गए. सर भारत में रसगुल्ले बांट रहे है ना. तो 8,000, हाँ 8,000 रुपए पर महीना. ठीक है. ओके. तुम मुझे बताओ, तुम खरीदने के बाद कितने देने वाले हो? इसको नहीं भेक, वो जो श्यामलाल रसगुल्ले वाला है उसका बिजनेस खरीदा, तो उसके बाद में तुम उसको सैलरी कितनी दोगे? कोई सेंस है इस बात का? तुम मुझे कॉमन सेंस लगा के बताओ, तुम किसी बिजनेस को एक्वायर करते, सबकी सैलरी बढ़ा. अरे मतलब क्या बोल रहे प्रभु, मेरे को उठा ले यार तू यहां से. मतलब तुम ये बोल रहे हो बाईजूस इसको खरीदी करेगा, आकाश को, उधर के सब एम्प्लॉइज को बोले तुम्हारा पगार 50% बढ़ गया. व्हाट एम आई टॉकिंग हियर? भाई साहब ऐसे नहीं होता है सर. हाँ देखो यार, चलो मैं ही अभी एग्जाम्पल दूंगा क्योंकि तुमको पूछोगे. मैं बिजनेस खरीदी कर, अरे तुम पगार वही देंगे ना. जय ने क्या किया उसमें? जय को जो मिल रहा है वही देंगे ना पगार. अरे सर ऐसा क्या कर रहे हो सर? कोई किसी बिजनेस को एक्वायर कर लेगा, उधर के लोगों को पगार बढ़ा देगा क्या यार? ऐसा नहीं करते सर, पगार वही रहती है. हाँ कुछ चीजों में बदलाव जरूर होता है, बट ये चीज में बदलाव नहीं होता सर, जनरली बाय एंड लार्ज, है ना. अच्छा मयंक की सैलरी कितनी थी? नहीं मयंक की थोड़ी सी दूसरी कर देते. अरे शेफ है शेफ, ये 15,000 मान लेते. सेस. सो मैं अभी आपको बोल रहा हूं कि जब वो एक्वायर हुआ था 1 जनवरी में, फिर 1 जनवरी 2021, फिर वापिस ये जैन हो गया, फेब हो गया, मार्च. इन 3 महीनों की इसकी सैलरी 8,000 और कितनी थी? और इधर 15,000. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब अगर प्री का खर्चा बताऊं तो ये 24,000 और 15 और 15 45,000. मतलब टोटल कितना हो गया सर जी? ये किस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा मुझे बता दो. मैं बता रहा हूं 3 महीने जो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का उनकी सैलरी कितनी थी मैं बता रहा हूं. 8 15 इस तरीके से 24,000 और 45,000 69,000. अब मैं आपको एनुअल लिख के दिखाता हूं. एनुअल मैं बोलेगा जय का जो सैलरी है वो है 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 96,000. आओ. और जो मयंक है, मयंक का है 15,000 इंटू 12 1,80,000. ओ एनुअल है क्या?
जब इसका टोटल ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2,76,000 हो रहा है क्या? साहिबान, कदरदान और झंडूबाम, क्या ये बात समझ में आ गई? क्या 2,76,000 एनुअल है? तुमको एक बहुत भारी बात बता रहा हूं, मैजिक देखना, मैजिक। इसको मैं बांटा टाइम रेशियो में, टाइम रेशियो आएगा 1:3। तुम ही बताया ऊपर, मैं लिया कैलकुलेटर पर 2,76,000 डिवाइड बाय 4 इंटू 1, और ये तो 69,000 आ गया। और ये कितना आ रहा है? 2,07,000। कुछ भारी लग रहा है क्या? नहीं समझे? तुमको झेपा क्या? मैंने क्या किया? झेपा क्या? क्या किया? हाँ, पर पहले भी 69,000 आ रहा था, अभी भी 69,000 आ रहा है। सो तुम्हें बताऊं मैं, कुछ चीजें जो टाइम के साथ सेम रहती है, जैसे सैलरी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जैसे रेंट, जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस, जैसे क्लीनिंग चार्जेस, जैसे म्युनिसिपल टैक्सेस, they are same with the time. Every month it is gonna be same. Yes or no? They don't change. So period by period it is same. So ऐसी चीजों को अगर हम टाइम रेशियो में बांटते हैं तो बेटा जी हमें जो प्रभाव मिलता है वो ये है कि प्री और पोस्ट के डेटा को हम टाइम रेशियो में बांट सकते हैं। नहीं, जैसे अभी सैलरी को तुम ऐसे निकाले, कितना कॉम्प्लिकेटेड। अगर मान लो उनके पास 50 एम्प्लॉइज है तो 50 एम्प्लॉइज का ये वर्किंग करोगे, कितने गंदे लगोगे? सीए हो सीए। इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं? टाइम रेशियो निकाल सकते हैं। टाइम रेशियो के बेसिस पर अगर मैं उसको बांट दूं तो बेटा जी 69,000 और 2,07,000 आ जाएगा। फिगर तो वही आ रहा है ना जो प्री इनकॉर्पोरेशन का मुझे चाहिए, वो डेटा तो मिल रहा है ना साहेब, बात समझे क्या? सो बेटा जी टाइम रेशियो क्यों लगता है? टाइम रेशियो इसलिए लगता है कि वो आइटम विच डज नॉट चेंज, विच आर फिक्स्ड ऑन मंथ बेसिस, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रेशियो। ऐसे कौन से आइटम है जो, फॉर एग्जाम्पल रेंट है, इंटरेस्ट है, सेस, इलेक्ट्रिसिटी है, क्लीनिंग चार्जेस है, साफ सफाई का, म्युनिसिपल टैक्सेस है, यस और नो, मेंटेनेंस है। ऑल दिस एक्सपेंसेस कैन बी डेफिनेटली पुट अप इनटू व्हाट? टाइम रेशियो। से यस। क्या पूरी क्लास को समझ में आया कि हम टाइम रेशियो से क्या करने वाला? अच्छा, टाइम रेशियो कैसे निकलेगा मुझे याद नहीं आ रहा। द रेशियो बिटवीन डेट ऑफ एक्विजिशन to date of incorporation and from date of incorporation to year end will lead me to what? Time ratio. इस टाइम रेशियो में उन आइटम को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा जो फिक्स नेचर के है, एंड आई कैन गेट द आइटम इन द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। से यस सर, हैप्पी। सो टाइम रेशियो के बारे में ये हमने सीख लिया और इसका बांटते कैसे है ये भी समझ लिया। तो एक काम कर दीजिए, एनुअल सैलरी लिख लीजिए 2,76,000। ये जय और मयंक का एग्जाम्पल लिख लीजिए, एनुअल सैलरी 2,76,000 लिखो बे। एनुअल सैलरी हाँ डार्लिंग, जो फिक्स्ड हम 12 मंथ्स टाइम रेशियो को जिस फिक्स चीजों में बांटते हैं वो इन टर्म्स ऑफ मनी है या इन टर्म्स ऑफ कि 12 के 12 महीने इन चीजों का पे करना है उसको? आई विल टॉक अबाउट इट। आई हैवंट टॉक्ड, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। अभी तो एक प्रॉब्लम को हाथ नहीं लगा, एक थ्योरी को हाथ नहीं लगा है। अभी तक तो मैं बना रहा हूँ तुम्हें धीरे धीरे, ठीक है? शुरुआत में स्लो रहूँगा बेटा, मुझे पता है कि तुम्हें थोड़ा सा ऐसा तकलीफ होता है कि सर थोड़ा फास्ट पढ़ाओ, बट शुरुआत में मैं स्लो रहूँगा। हाँ क्या हो गया? लो हो गया क्या? हेलो, हाँ। तो ये बेटा जी आपने एनुअल सैलरी 276 लिख दिया है क्या? फिर उसको प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में मैं वर्किंग वापस दिखा देता हूं। सो 2,76,000 इफ आई डिस्ट्रीब्यूट इनटू द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, okay, so can I not write down it is 2,76,000 into 1/4?
एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का मैं एग्जाम्पल लिखूंगा. $2,76,000 into 3/4. 1/4 and 3/4. Happy? If you're all ready, let's go on and talk about the next part of the story. Shall we? Yes, sir. So now, boys and girls, I am going to tell you something more important. अभी तक हमने एक बार भी टेक्स्ट बुक को हाथ नहीं लगाया और अब इस लॉजिक के बाद में हम हाथ लगाएंगे और फिर धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे. सो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं अ रेशियो कॉल्ड एज सेल्स रेशियो. सेल्स रेशियो. सो सेल्स रेशियो क्या है सुन लीजिए. प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में जो सेल हुआ और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में जो सेल हुआ, इस सेल के बीच में की जुगलबंदी, राइट. प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में जो सेल हुआ और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में जो सेल हुआ, उन दोनों के बीच का रेशियो. रेशियो क्यों निकालना पड़ता है बाद में बात करेंगे, मैं प्रूव कर दूंगा वापस. बट मुझे एक बात बताओ, जो श्यामलाल है उस श्यामलाल का सेल प्रत्येक महीना सेम रहेगा क्या? अच्छा, कौन से महीने में आपको लगता है उसका सेल बढ़ जाएगा? दिवाली. और फेस्टिवल के टाइम पर बढ़ जाएगा, गणपति, राइट, देव दीपावली, दीपावली, इन समय के वक्त जब वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है तब सेल बढ़ जाएगा. बट बाकी के समय में सेल कम रहेगा या एट एन एवरेज रहेगा? से यस. चलिए मैं आपसे दूसरी चीज पूछता हूं, अगर सेल बढ़ेगा तो कंजम्पशन ऑफ दूध भी बढ़ेगा क्या? क्या ऐसा मुमकिन है कि दूध बाय करके रखा जनवरी में और यूज किया उसको मार्च में? हाँ, मतलब ऐसे सोचते हो तो प्रॉब्लम है कि वो बता नहीं सकता कौन सी प्रॉब्लम, बट या कि अगर बाय किया है कब? जैन में, तो कंजम्पशन भी जैन में ही होगा. सो कॉमन सेंस की बात है कि अगर हमारा सेल बढ़ेगा तो उससे ताल्लुकात हमारे परचेसेस भी बढ़ेंगे. माने सेल के साथ परचेसेस भी ताल से ताल मिलाकर चलता है. उसको बोलते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस. आपको श्री श्री हर्षद जी ने सिखाया होगा वेरिएबल एक्सपेंसेस विच चेंजेस विद द प्रोडक्शन इज द वेरिएबल एक्सपेंस. मैं अब आज आपको पढ़ा रहा हूं कि जो सेल के साथ चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल एक्सपेंसेस. तो अब जैसे रसगुल्ला बना 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 बना, दूध मंगाया 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 मंगाया, रसगुल्ला बना बना बना, शक्कर आई 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 नहीं, रसगुल्ला बना 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 बना, गैस आया 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 आया, सेम बढ़ेगा ना बे? वेरिएबल एक्सपेंस. सेल बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ा. से यस. अच्छा, सेल बढ़ा, रेंट बढ़ा, इडियट. रेंट इधर ही है, समझ रहे हो कि नहीं? सेल बढ़ा, सैलरी बढ़ी, इडियट. नहीं बढ़ेगा. से यस. मैं क्या बोल रहा हूं, झेप रहा है क्या तुमको? अरे सेल बढ़ता है तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो सेल के साथ में ही बढ़ते हैं. हैप्पी? अच्छा, फॉर एग्जांपल इस क्लास में मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, राइट. मान लो मेरा सेल बढ़ा तो क्या मेरा बुक्स का कॉस्ट भी बढ़ेगा क्या? बट क्या मेरी सैलरी बढ़ेगी क्या? यस. सो सम एक्सपेंसेस विल चेंज एज पर सेल. ओके. सो सेल्स रेशियो हमें उसलिए लगता है कि जो सेल के साथ में चेंज होता है उनको सेल्स रेशियो में बांटना पड़ेगा. जैसे परचेसेस. अच्छा मुझे बताओ, कैरेज इनवर्ड किससे ताल्लुकात रखता है? सो सेल बढ़ा तो मेरा परचेस बढ़ा, तो मेरा उसका रिलेटेड कैरेज इनवर्ड भी बढ़ा. सो कैरेज इनवर्ड अगर आप मुझे पूछोगे कौन से रेशियो में डालना है तो मैं बोलूंगा सेल्स रेशियो में. सेल्स. सो सेल्स रेशियो हम क्यों निकाल रहे पता है तुम्हें? सेल्स रेशियो इसलिए निकाल रहे बाबू मुशाय क्योंकि जो हमारा सेल्स रेशियो होगा उसी में हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे. सेल्स. अच्छा मान लो मेरे एम्प्लॉइज को मैं कमीशन देता हूं सेल पर. क्या देता हूं? कमीशन. सो कमीशन मेरा खर्चा है, बट वो किससे ताल्लुकात रखता है? सो मेरा सेल बढ़ा, कमीशन भी बढ़ेगा. तो बेटा जी सेल रेशियो हमें इसलिए चाहिए क्योंकि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो मुझे कौन से रेशियो में ट्रांसफर करने होंगे? सेल्स रेशियो में. तो इसलिए अब सेल्स रेशियो एकदम सिंपल है. सेल्स रेशियो कैसे बोलेंगे जरा सुनना जरा ध्यान से. सो मान लो अगर सेल हुआ जैन में, कोई लिख नहीं रहा है, सब लोग सुन रहे. जैन में फेंको, कितने का सेल हुआ? 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख. फिर फरवरी में मैं बोलूंगा 1 बशीर है,
मार्च में चुप रहे रुक बे भांग थोड़ी ना बेच रहा हूं होली है बोले रसगुल्ले बेच रहा हूं येड़े सो अप्रैल में राजा बेटा जी वापस मेरा सेल हुआ अरे मुझे सिंपल रखना पड़ेगा बेटा अप्रैल मई 1.5 जून 1.5 जुलाई बारिश हो गई 75,000 हाँ अगस्त राइट 1.5 लाख चुप रहे सितंबर अब यहां पर बना 3 लाख अक्टूबर में बना 3 लाख नवंबर में बना 3 लाख दिसंबर में बना 1.5 लाख ठीक है ये तुम्हें पता है ये सेल हुआ एक्चुअली और ये इधर डिस्काउंट ये बीच में लाइन क्यों बनाई मैंने हाँ इनका ये पहला वाला पीरियड कौन सा है प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड ओ बरोबर है क्या और ये जो है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड साहिब ये समझे क्या अब जब कैलकुलेटर पर लेंगे आप सो 1.5 1.5 1.5 कितना हो जाता है 4.5 फिर इधर 1.5 1.5 1.5 1.5 कितना हो गया 6 और 9 6 और 9 कितना हो गया 15 के बाद में इसको भी नहीं मैं इसको 0.75 ही लिख रहा हूं ओ सर सुनो ना घाई नको करना ओ सर थोड़ा सा 75,000 सो बेटा 1.5 3 4.5 6 और 9 कितना हो जाता 15 प्लस 1.5 कितना हो जाता है ये बेटा थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं फिगर्स थोड़े से अलग ले लूं क्या ये 75,000 की जगह पे मैं लिख देता हूं 1.5 लाख 1.5 लाख ज्यादा किरकिरी नको इजी करते हैं ओ सर नहीं तो समझाने में फिर वापस बोलेंगे और क्या कर रहे हैं बाबा 1 2 3 4 5 6 तो मतलब कितना 9 कितना आ रहा है टोटल कितना आ रहा है 18 लाख से क्या अच्छा सर ये इधर भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ता मार्च के महीने में इसकी बात सुनते 3 लाख ठीक है ये कितना हो गया बोले बात समझ में आ गई क्या सो मुझे एक बात बताओ क्या जनवरी में कितना बिका 1.5 लाख फरवरी में कितना 1.5 लाख मार्च में कितना 3 लाख और बाकी के अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इस तरीके से मैंने उनका भी रेशियो दे रखा है और उस तरीके से मैंने रेशियो निकाल दिया 6:18 इज नथिंग बट 1:3 आर यू हैप्पी फ्रेंड्स इसको इंग्लिश में लिखता हूं देखो अभी सेल थ्रू आउट द ईयर was uniform except it was twice in March, October, November और कौन सा है सितंबर था क्या except it was twice in the month of September, October, November राइट फिर मैं फुल स्टॉप करके लिखूंगा टोटल सेल फॉर द ईयर वाज 24 लाख ए भाई अभी ज्यादा ना डेढ़ होशियारी मत करो ये डेटा मैंने पहले दिया है तुमको इसीलिए तुमको मालूम है कि प्री में 6 और पोस्ट में 18 है बट अगर मैं नहीं देता और इतनी ही लाइन लिखता हाँ या नहीं तो तुमको सेल निकाल के देना है प्री में कितना है और पोस्ट में कितना है तो वो मैं कर दिखा रहा हूं आपको कि कैसे करते हैं सो लेट्स अज्यूम दैट द सेल एवरी मंथ इज 1 क्यों क्योंकि उन्होंने बोला सेल थ्रू आउट द ईयर वाज यूनिफॉर्म एक्सेप्ट इट वाज ट्वाइस इन द मंथ ऑफ मार्च सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर सो कैन आई नॉट से लेट द सेल बी व्हाट एक्स इन विच मंथ एवरी मंथ सो बेटा जी कैन आई नॉट से जैन द सेल इज 1 February the sale is 1 March the sale is 2 happy. Then my dear friends, I will write down April the sale is 1,
May the sale is 1, June the sale is 1, July, August, September 2, October, November, December 1. So if you see, then I can find out the ratio, and the ratio is 4, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 plus 6, 12. Say yes or no. So my ratio happens to be 4:12. अगर मैं इस 24 लाख को प्री और पोस्ट में बांटूं, सो राजा बेटा जी, कैन आई नॉट से 24 इंटू 4/12? कितना रह रहे? 6 लाख क्या? 24 8 आ रहा है क्या? 20 ये 4 और इस तरफ 16 है क्या टोटल? 1 2 3 4 5 6 और 6 तो 12 हो रहा है ना? हाँ, ये 12 है। हाँ तो मैं सॉरी ना, मैं सारी बोला ना। 24 लाख इंटू 4/16, अब सही है क्या? कितना आ रहा है? 6 लाख। और दूसरे वाले का कितना आएगा? 24 लाख इंटू कितना है? 12/16। ओ साहिबान, कदरदान और झंडूबाम, तुम देख लो, ये 6 और 18 लाख मैच हो गया क्या? सो बेटा जी, डेटा कैसे दिया जाएगा सेल के केस में, वो आपको बताएंगे कि प्री इनकॉर्पोरेशन के महीने में कौन से महीने में सेल चेंज हुआ और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में कौन से महीने में सेल चेंज हुआ। तो आपको ऐसा अज्यूम करना है कि बाकी के महीने में नॉर्मल सेल हुआ 11111। जिस महीने में चेंज हुआ उस केस में जो रेशियो बोल रहे हो उस रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। अगर वो बोलेंगे हाफ ऑफ अर्लियर मंथ तो हम क्या बोलेंगे? 0.5x। अगर वो बोलेंगे ट्वाइस है तो हम क्या बोलेंगे? 2x। अगर वो बोलेंगे 1.5 टाइम्स है तो हम क्या बोलेंगे? 1.5x। जो भी वो बोलेंगे वो हम लिखते चले जाएंगे, और जब हम रेशियो की टोटल ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का रेशियो। अब तुम ये सोच रहे होंगे रेशियो क्यों जरूरत है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो वेरिएबल इन नेचर है, और वो वेरिएबल इन नेचर के खर्चों को हमें कौन से रेशियो में बांटना पड़ेगा? इन द रेशियो ऑफ सेल्स रेशियो। से यस और नो? बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज, हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस पार्ट वेरी क्लियरली? So without any further problem, can we write it down, sales ratio? ये proof of concept अभी हम समझ रहे, that's it.
Shall I scroll? हाँ स्क्रॉल मारू क्या? ये आवाज कहां से आ रही है? मेरे टेरेस पर भी क्लासेस शुरू हो गई। अच्छा आज घर पे कुछ पढ़ना मत अकाउंट्स का। अरे सीरियसली बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आई कीप एक्सप्लेनिंग यू दिस थिंग्स। शुरुआत में स्लो स्लो आराम से, मैं खुद ग्रूम कर दूंगा तुम्हें, तुम चिंता मत करना। अभी पढ़ना मत, जब मैं बोलूंगा तब पढ़ना, ठीक है? अभी आज बातें करेंगे अपन थोड़ी सी देर के लिए, बहुत पढ़ा दिया। अब कब से बच्चा सोच रहा है लेक्चर कब खत्म होगा, कब बाबा छोड़ेगा ये। चंपा का इंट्रोडक्शन, मेरी शादी हो चुकी है यार। मैं बस तेरे लिए हाथ पैर जोड़ रहा हूं कि मेरा डिवोर्स कराने पर मत तुलो। चंपा आएगी जब जरूरत होगी तब, जबरदस्त से ज्यादा भाव नहीं देने का। अब मेरी बातें सुनो, आज बहुत भारी भारी बातें बोल रहा हूं मैं। सर क्या आपका फास्ट ट्रैक अवेलेबल है? बेटा मेरे सारे फास्ट ट्रैक लेक्चर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर डाल दिया, प्लीज़ वहाँ से देख लीजिए। खरीदी मत करना, और किया तो फिर उसके बाद में मेरे पास रिफंड के लिए मत आना, मैं बोल चुका हूँ। मैं कहाँ से दे दूंगा यार, और वैसे है भी नहीं वो प्रोडक्ट कहीं लिस्टेड, बट फिर भी कुछ लोग बेच देते फ्रेंचाइजी वगैरह, ठीक है? मेरे फास्ट ट्रैक सारे ओपन है। और आपको ही बता रहा हूँ, रिवीजन के लिए जब कभी भी आपको टेंशन आएगी, मेरे को टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, शुरुआत में मैं स्लो पढ़ाता हूँ, फिर वो फास्ट ट्रैक लेक्चर आपको दे रखे सारों को, कैसे देखने का मैं बताऊँगा, अभी नहीं ज़रूरत है। तो फिर वो लेक्चर से अगर आप रिवाइज करोगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी अभी से, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज़ में आपको पहला टेंशन आएगा मैं रिवाइज कैसे करूँ, तो उसके लिए आई हैव ऑलरेडी प्लान्ड इट, बट मैं अभी नहीं बता सकता वो कहाँ है, क्योंकि जैसे ही बताऊँगा तो नहीं, एब्सेंटिज्म का प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा ना कि तुम अभी पढ़ाई नहीं करोगे। सो दैट आई डोंट वांट टू डू इट। हाँ सुनते जा रहे क्या? अभी आज घर जाके कुछ पढ़ना मत, जो पढ़ा है वो कल वापस से दोबारा से होगा। अब मुझे आज एक बात बताओ, कल क्या क्या किया और आज कैसी फीलिंग है तुम्हारी? अभी मैं तुमको कुछ कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, सच्ची सच्ची बताना, झूठ मत बोलना। पहली चीज़, जितना तुम सोच के आए थे कि बड़ा एक्साइटमेंट होगा पुणे में जाने के बाद, बड़ा मजा आएगा, उतना कुछ नहीं हुआ, पोपट हुआ। ऐसे कितने लोगों को लग रहा है कि पोपट हुआ? मैं बहुत सपने लेकर आए थे, गुड। तो मैं आपकी इस चीज़ पर बैंग ऑन टारगेट हूँ। तुमने सोचा होगा पुणे जाऊंगा और वो जो है ना अपने करण जौहर साहब जो बनाते कॉलेज पर मूवी, स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर, ऐसे जाएंगे, ऐसे नाचेंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। हार्डली एनीथिंग हैपेंड, राइट? सो दिस वाज कंप्लीटली नॉर्मल, ये ऐसे ही होता है। तुम गलत अपेक्षाओं के साथ आए थे, राइट? तुम्हें लगा होगा कि बहुत भारी रहेगा, साले इधर के टॉयलेट देखकर ही हो गया होगा, राइट? बोले यहाँ कौन जाता है बे, जाते हैं। सो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को पहली प्रॉब्लम मैंने बता दी कि अपेक्षाओं को थोड़ा सा भी मॉडरेट करो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम पढ़ने के लिए आए हो, पढ़ाई करो, ठीक है? अब दूसरी चीजें मुझे बताओ, और क्या क्या कष्ट हुए कल? अच्छा अभी लेक्चर में क्या क्या कष्ट हुआ छोरे, मैं तुझे बता रहा हूँ। अभी थोड़ी सी पीठ दुख रही होगी, चेक करो। हाँ पीठ तो दुख रही है, थोड़ी सी पीठ दुख रही है। क्या टेम्परेचर आ गया? हाँ धक धक का कोई दिक्कत नहीं, वो दूसरा है, बट पीठ दुख रही होगी एग्जैक्टली इस एरिया में। हाँ वो कई को दुख रही मालूम है क्या? वो बहुत कौड़े हो तुम अभी बैठने की इतनी आदत नहीं है, तो इसके लिए हो रहा है, वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। तब तक तुमको त्रास नहीं देंगे हम, पहले ग्रूम करेंगे फिर त्रास देने को चालू करेंगे, तो तुम टेंशन ना लो, तुमको त्रास अभी से देना नहीं चालू करेंगे, बट ऐसे दुखना, फिर बाकी की जो एक्सपेक्टेशन सड़ जाना, बर्बाद हो जाना कि क्या है ये, तुम सोच के आए थे मैं फाउंडेशन पास हो गया हूँ तो मैं महाबली हूँ, अब तो जाऊंगा और ऐसा सबको ऐसा रिंगण में खड़ा करूंगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, और ना होगा। सो जितने बच्चे मुझे मिलकर गए होंगे शुरुआत में, उन सभी बच्चों से मैंने एक कहा था बात कि राजा बेटा जी जितनी मजे करना है करके आ जा। कोई बच्चा था जिसने जो मुझसे मुलाकात किए थे और जिसको मैंने बात बोली, मैंने यही बात बोली थी कि गो एंड एंजॉय, मस्ती करो। अब धीरे धीरे अपना रुझान लगाओ पढ़ाई की तरफ।
क्योंकि अब आप में और दूसरों में जो बदलाव आएगा, राइट, स्पेशली गर्ल्स, आज के 4 साल बाद, 5 साल बाद तुम ये सेम नहीं रहोगे। आपने आपकी उम्र 20 साल बताई, ऐसे कितने बच्चे जो यहां पर 18 साल के हैं, 17, 18, वॉट एवर, राइट? सो यू आर ग्रेट पीपल, राइट? सर आपको मैं बता रहा हूं क्या होने वाला आपकी जिंदगी में नेक्स्ट 3 से 4 साल में। अगर सर सब कुछ सही चला ना, सो 18 की उम्र में या 18.5 की उम्र में आप इंटरमीडिएट देख रहे, इंटरमीडिएट क्लियर हो जाओगे। 19.5, 20.5 और 21.5, 21.5, you will be giving your finals, you will be completing your articleship, and you'll start working, sir, maybe at a package of something really very great, or you'll start with your practice, you'll start handling your clients, okay? So for this you have to groom yourself very properly. तुम जो अभी तक 10th या 12th या फाउंडेशन तक की माइंडसेट था, मेंटालिटी थी, वो अलग थी। उस केस में चीजें हम बाद में कवर कर सकते थे। इसमें मैं भरोसा दिलाऊं, अगर मुझे कोई फाउंडेशन का बच्चा आके बोले ना कि सर मेरा ये सिलेबस कवर करा दो, मेरे पास 1 महीना ही है, मैं भरोसा दिला सकता हूं उसको कि मैं तेरे को पास करा दूंगा। इंटरमीडिएट में मैं नहीं कर सकता ये। इसमें शुरुआत से ही सिंसियर रहना, और सिंसियरिटी का पहला नाम है पढ़ाई नहीं। अभी घर पर जाकर कूद मत पड़ना पढ़ाई के लिए, क्योंकि शुरुआत में तुम सिंसियर हो, मुझे पता है। अभी शुरुआत में खुद को खूब समझाना। शुरुआत में वो थॉट्स बहुत प्रबल रहेंगे जिसको तुम दबाते रहोगे, उसको दबाना मत, उसको स्वीकार करना। दबाने का मतलब क्या होता है किसी थॉट को, कि वो वापस ज्वालामुखी बनकर वापस आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए मैं आपके एक्सपेक्टेशंस राइट सेट कर रहा हूं। अगर एक्सपेक्टेशंस राइट सेट हो जाएंगे ना आपके, तो फिर आप इसको बहुत अच्छे से निभा लेंगे। अरे सर लोग समझो, अफगानिस्तान में जो फ्रीडम आपको मिल रही है ना, अफगानिस्तान में इसको एंजॉयमेंट बोलते हैं। जो आप बोल रहे हो ना मेरा टॉर्चर है, दिस इज एंजॉयमेंट इन अफगानिस्तान। You read some of the articles. See, I haven't gone there, but whatever articles I am reading, that girl children are not allowed to study there. Are you getting my point? वो पढ़ना चाहते हैं, नहीं जा पा रहे. They have to stay confined at their homes. Okay? So, are you getting one point which I am trying to tell you? That for them, whatever would be the enjoyment, freedom, you are already enjoying it. So, take complete use of it. At this moment, make yourself understand why are you doing what. नहीं समझे इसका मीनिंग? ठीक है, मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से बताता हूं। ये जो मस्तिष्क है ना, ये मस्तिष्क निर्माण का, कोई भी निर्माण होता है ना, उस निर्माण के अंदर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये मस्तिष्क। मैं मेरे लाइफ में क्या कर सकता हूं, ये सिर्फ गुंडी सीधी बैठकर सुन। हाँ, कि बीमार लोग नहीं है। सो ये मस्तिष्क है ना, किसी भी चीज के निर्माण में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एयरपॉड्स देखे, उसके पहले आपको एप्पल का वो मिनिएचर वर्जन देखने को मिला, क्या बोलते हैं उसको, आईपॉड। आईपॉड्स हमारे जमाने में वाज अ ह्यूज सेंसेशन। इतना छोटा सा होता था, लोग इधर लगाकर जॉगिंग वॉगिंग के लिए जाते थे। हमारे जमाने में वॉकमैन हुआ करते थे। वॉकमैन कभी देखने को मिले तो देखना, उसके अंदर बैटरीज लगती थी और कैसेट लगती थी, 4-5 गाने ही आते थे एक साइड में, और बी साइड में 4-5 गाने। मतलब मैं 8 गाने ले जाता था जब ट्रिप में जाता था, और ऐसे 3-4 कैसेट। मतलब भाई मैं 16 गाने सुनकर पूरे ट्रिप में वही गुनगुना गए वापिस आता था। तुम अब कितने गाने चेंज करते हो? और अगर मुझे उधर गाना फॉरवर्ड करना होता तो करना पड़ता था, फिर वो गाना आगे भागता था, और उसमें कई बार वॉकमैन खराब हो जाता था। तुम्हारे केस में तुम्हारी लाइफ कितनी भारी है? तुम्हारे केस में तुम इतने सॉन्ग बदलते रहते हो, करते रहते हो। अब जरा इसके बैकग्राउंड में जाओ, ये क्रिएट करने वाला एक मस्तिष्क था पहले। यहां पर होती है चीजें क्रिएट पहले, और मैं इसके ऊपर पहले काम करता हूं। मुझे तुमसे पढ़ाई कराना, मैं 100% श्योर हूं मेरे कैपेबिलिटी पर और तुम्हारी कैपेबिलिटी पर कि तुम पढ़ लोगे। मैं 100% श्योर है, 100%। बट जब ये हार जाता है ना, मैं कितना भी पढ़ा दूं फिर ये गिव अप ही मारता है। मैं इसलिए इसको स्ट्रांग कर रहा हूं। तो मैं आपके मस्तिष्क को ये कह रहा हूं, ये समय अभी पढ़ने का नहीं है। ये समय जो जो आपको डाउट्स आए, प्रॉब्लम्स आए, उसको सही एनालिटिकल तरीके से एनालाइज करना है, क्योंकि मैच्योरिटी की तरफ अब आपको मूव करना है। 21 साल की उम्र में तो आप क्लाइंट को हैंडल करने लग जाएंगे, और ऐसे लोग करते हैं। दे गेट द बिग फैट पैकेजेस, दे स्टार्ट हैंडलिंग बिग क्लाइंट्स। बट उनके जैसे बनने के लिए मैच्योरिटी अभी दिखनी पड़ेगी। तो ऐसी जो जो चीजें हो रही है उसको जरा ध्यान से देखना। अगर आप गलत अपेक्षाओं को लेकर आए हो तो अपेक्षा टूटना तय था, राइट? अब तुमको ऐसा भी लग रहा होगा कि जगह कितनी कम है, कैसे बैठे,
तुम्हें पता है ये ऑनलाइन लाइफ, पेन ड्राइव, जीडी पीडी ये अभी की उपज है। इस क्लास में, मेरे क्लास में मैं जब पढ़ाता था बच्चे इधर बैठते थे, क्योंकि क्या करेंगे जब है ही नहीं जगह, और जब लोग आकर हाथ जोड़ रहे कि नहीं सर बिठा दो बिठा दो बिठा दो, तुम बिठाते थे। तुम्हारे लिए जो तुम बोल रहे हो ना ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत भारी है पहले से। अबे तुम एसी में बैठ रहे हो, इधर एक जमाना था पुणे में लोड शेडिंग चलती थी, पसीना आते रहता, फैकल्टी पढ़ा रहा है। समझ आ रही है? ऐसे कुछ केसेस अपने साथ में भी होने वाले हैं। अब इसमें हम जिम्मेदार नहीं है। अगर करंट जाएगा, एसी नहीं चलेंगे, पंखा चलेगा, उसके बीच में पढ़ना पड़ेगा। ये कब पढ़ पाओगे? जब इधर से स्ट्रांग रहोगे। हाँ, आज तक कोई मरा नहीं है, तुम भी नहीं जाओगे, जी लोगे, है ना? इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गर्मी होगी बस, और इधर जी लोगे ना, आगे चले जाओगे ना तो चीजें नॉर्मल हो जाएगी। सर हर बार होगी क्या गर्मी? अबे नहीं यार, मैं तुमको सिर्फ समझा रहा हूं, इसको ब्रेन को ग्रूम करो। मेरा मैसेज पहुंचा क्या तुम्हारे दिमाग तक? क्या मैसेज बोला मैंने? अगर अपेक्षाएं गलत है तो तुम जीत सकते क्या? अपेक्षाओं को सही सेट करना है, ठीक है? गुड। और बाकी कोई क्वेरीज? कैसा रहा कल का दिन? मुझे एक दो लोग बताएंगे पहले कैसा रहा दिन, मेरे को बात करने की तुम्हारे साथ। और अपन सुन लो रे, अपन दोनों एक साइड में है। मेरे को ऐसा नहीं समझने का कि तुम अलग है मैं अलग है, मैं सर से कैसा बात करेगा मैं क्या, अपन दोनों एक साइड में है। इंस्टीट्यूट एक साइड में, अपन दोनों एक साइड में, अपन दोनों मिलकर फाइट मार रहे हैं उनसे, बराबर है क्या नहीं है? तो कैसा रहा कल का दिन? हाँ, तो बिजी शेड्यूल हो गया, खाने के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, खाना नहीं जा रहा है ना? हाँ, अभी आज खाने को देखना प्रेम से। ए नहीं, मैं सीरियस बता रहा हूँ भाई। अरे यार तुम मजाक, मैं जो बोल रहा हूँ एक बार कर तो देखना, खाने को एकदम प्रेम से देखना, उसको पूछना कि तुझे बनने में क्या क्या प्रक्रिया हुई, तो तुम्हें पता चलेगा कि बीज अंकुर से लेकर वो इतना बड़ा हुआ किया और उसके बाद में हाथ में आया। और ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको खाना नसीब नहीं होता है। जब कभी बाढ़ आती है ना तो लोगों को खाना ऊपर से फेंका जाता है, हेलीकॉप्टर से। सियाचिन में जो लोग काम करते हैं ना, उनको, जो सियाचिन ग्लेशियर पर, उनको फूड पैकेट से फेंका जाता है और उनको जाके ढूंढ के लेना पड़ता है। वहां पर कोई चीज़ ये नहीं हो सकता, लैंड नहीं हो सकती चीज़ें। अब देखना है केस स्टडीज, राइट? इफ़ यू गेट अ चांस कि कई सारी फीमेल्स को एजुकेशन दिलाने के लिए भारत में क्या काम करना पड़ा पता है क्या? मिड डे मील प्रोग्राम चालू करना पड़ा, क्योंकि बच्चे इसलिए स्कूल में आते थे क्योंकि उनको वहां पे खाना मिलता था। मतलब खाना भारत में एक जमाने में संघर्ष था। जब आप उस भाव से खाने को देखोगे ना तो खाना खा पाओगे। भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप दवाई लेते हो तो दवाई क्यों लेते हो? दवाई किसको पसंद है? किसी को पसंद नहीं। बट जब आपको पता है कि आप उससे ठीक हो सकते हो, और अगर आपको भी पता चले कि आज उस खाने को इस एंगल से अगर हम देख कर खाए कि इसके वजह से मेरा करियर बन सकता है, इसके वजह से मैं इंसान बन सकता हूं जो मैं बनना चाहता हूं, तो शायद खा पाओगे। फिर उसमें ऐसा आक्रोश या प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और फिर क्या है, 7 दिन में, 4-5 दिन में बीच में एक आध बार कोई अलग खाना खा के आने का। बट खाने को प्रायोरिटी बना दोगे तो फिर एजुकेशन सेकंड प्रायोरिटी पर आ जाएगी। और जब तक खाना प्रायोरिटी पर रहेगा तब तक दूसरी चीजें नहीं। फिर तुम खा मला अजून द्या, वो एक भाव से देखना। मैं बोलूं बहुत फर्क पड़ता है सर, कोशिश तो करके देखो। मतलब मैंने देखे बहुत सारे ऐसे लोग, तुमको एक आध आदमी को मिलाऊंगा अगर कभी मेरे को पॉसिबल हुआ तो। ये आदमी सीए था, बहुत बड़ा सीए, सब कुछ त्याग दिया, एंड नाउ ही स्टेज विद द आदिवासी पीपल, ही ईट्स देयर फूड, ही इज अ सोशल वर्कर नाउ। अरे हर साल गाड़ियां चेंज करते थे। बट जिस भाव से आप किसी चीज को देखते हो उससे आप उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको। मैं बता दूं, खाने से मैंने देखे बड़े बड़े लोगों के घर में हलवाई लोग आते, खाना बनाते, वो उससे भी संतुष्ट नहीं होते। संतुष्टि इधर मानकर ही आप आगे जा सकते हो। और बहुत अच्छी चीज होगी सर, आप कहीं पर भी खाना खा पाओगे फिर, ठीक है? और क्या क्या प्रॉब्लम हुई मुझे बताओ, मेरे से बात करो। हाँ बिल्कुल सही है, इतनी देर तक कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा है, सही है, एकदम एकदम सही है। तुम्हारे साथ अकेले के साथ नहीं हो रहा है, तुम देखना चाहोगे कितने बच्चों के साथ हो रहा है। कितने बच्चों को ऐसा लग रहा है कि उनका फुल कॉन्सेंट्रेशन नहीं था? देखा? तो मतलब कभी ये ब्लेम मत कर लेना खुद को कि साला मेरे साथ ही जैसा हो रहा है। सब लोग अपने ड्रीम गर्ल ड्रीम बॉय को मिलके आते हैं, और ये इस उम्र की प्रॉब्लम है, इधर से उधर जाना। बट तुमने आज एक चीज नोटिस करी, मैं बोल रहा था मैं स्लो रहूंगा, शुरुआत में स्लो रहूंगा, तुमने नोटिस करी मैंने एक चीज जो बोली आपको, बार बार बोल रहा था मैं, ये इसी वजह से। आई विल कीप रिपीटिंग द थिंग्स मेनी टाइम्स। तो तुम अभी नहीं पकड़ पाए तो बाद में पकड़ लोगे, बाद में नहीं पकड़े तो और कभी पकड़ लोगे, या फिर आगे प्रॉब्लम जब हम करेंगे तब पकड़वा दूंगा।
बट शुरुआत में हम स्लो रहेंगे और धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे जैसे आपका इसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा फिर ज़्यादा आप आगे चले जाओगे। समझ में आ रही बात ध्यान में? सो अभी के लिए ध्यान नहीं लग रहा है और आने वाले समय में भी ध्यान नहीं लगेगा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम में कोई प्रॉब्लम है, ऐसा ही होता है और ऐसा होता रहेगा कुछ समय तक। फिर उसके बाद में वो बच्चे रहेंगे जो बोलेंगे मुझे नहीं करना क्योंकि मेरे को नहीं आता, वो भाग जाएगा, वो भगोड़ा। फिर कुछ बच्चे टिके रहेंगे, उनको भी नहीं आता रहेगा कंटिन्यूअसली, बट वो मेहनत करने में भरोसा रखेगा और फिर कर लेगा। मैं कितनी बार बोल चुका हूं, फिर आज रिपीट कर रहा हूं, हम जब चलना सीखते हैं तो हम ज्यादा गिरते हैं, बट हम गिरना नहीं सीखते, हम चलना सीखते हैं। तो तुम अगर ये बोल रहे कि मैं बिना गिरे सीख जाऊंगा, नहीं, तुमको गिरना पड़ेगा, उठोगे, कभी कभी रोओगे, रोना है तो भी चलना ही है, चलते चलते जाना है आगे। इज दैट ओके? सो ये कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है। आई होप, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज सभी बच्चों की क्वेरीज क्लियर हो गई। सबको लग रहा था शायद मेरा ध्यान नहीं लग रहा है सबका। और क्या क्या क्वेरीज? सर दुख रहा है सर, वो खाना पीना खाओ पियो अच्छे से। पैर दुख रहा है तो दोस्त को बोल पैर दबा बोलकर तो तू क्या चाहता है कि मैं तेरे को कोई बंदा दूं जो तेरे आके पैर दबाए? अपेक्षा देख रहे लौंडे की। और मुझे कह रहा है उसे प्रश्न मत पूछो, सर मुझे पूछो। ये देखो ये प्रश्न पूछ रहा है, नालायक। हाँ, और कोई क्वेरी नालायक को? पीजी का वॉशरूम, कैन वी रेस्ट्रिक्ट द क्वेरीज टू क्लासेस? कोई बोलेगा सर वो मान नहीं कर रही है, हाँ नहीं बोल रही है। भाई यार, घर में मम्मा यूज टू टेक केयर ऑफ इट। अब पीजी में मुझे नहीं पता तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, बट कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होते मेजोरिटी केस में। इधर तुमको ऐसा लग रहा है तुम्हारे घर वाले जैसे रखेंगे, इधर हर रोज आएगा वो वॉशरूम साफ करके जाएगा, कुछ नहीं। अबे हम होटल में जाते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल होटल, आई गो टू 5 स्टार होटल्स एंड ऑल, वहाँ पे वॉशरूम क्लीन नहीं होते और उनको फ़ोन करके बोलते गाली गलौज करते वगैरह। तो एक आध बार वो आते करते क्लीन करके जाते, कभी ये पंप नहीं चल रहा, कभी पानी नहीं जा रहा, कभी ये नहीं हो रहा, कभी वो नहीं हो रहा है। तुम्हारे साथ में भी हुआ होगा होटल में, जहाँ पर तुम दिन के कितने रुपए देते? यू आर पेइंग 5000। मैं बता रहा हूँ बेयर मिनिमम तुम्हारे 5000, 1000, 2000। ये पैसा देने के बाद में होटल में तुमको खाना पीना कुछ नहीं दे रहे, नॉर्मल एक रूम सा रूम होता है और उसके अंदर भी पानी आने की इसकी उसकी प्रॉब्लम रहती है। तुम फिर उसको फ़ोन करके गाली गलौज करते हो, फिर वो आता है करता है। ये मैं बात कर रहा हूँ जब आप 5000 रुपये देते हो तब। अब आप यहां पर दे रहे हो 7, 8, 10, 15,000 रुपए महीने के। आंसर इज क्लियर यार। सो जब वॉशरूम गंदा लगे जाओ धो लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉशरूम को क्या है उसमें? आई थिंक यू आर क्लियर विद दैट। ठीक है, अब मुझे लगता है कि वापस आपसे बात करते रहूंगा। बस जाते जाते आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूं और प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से मानिएगा। तुम ऐसे अच्छे नहीं लगते हो जैसे पहले थोड़ी देर पहले बनते हो। जैसे हंसते रहते हो ना तो बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हें ऐसे ही देखकर वो पसंद करेंगे, ठीक है? तो जब तुम हंसते हो ना बहुत क्यूट लगते हो, बहुत सुपर क्यूट लगते हो। समझ में आ रहा है क्या? तो हंसते खेलते रहो, मस्ती करते रहो, विद्यार्थी बने रहो, स्टूडेंट छोटे छोटे बच्चे बने रहो, सीरियस मत हो ना, खुश। चलो प्यार से बाय बाय बोलो। तो एक स्माइल के साथ हम अलविदा कहेंगे। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। ऑनलाइन नए वालों बाय बाय, और खुपचे में बैठे हुए लेफ्ट वाले बच्चे भी बाय 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 बाय। बुक्स का क्या बताऊं? ए बुक्स का 2 मिनट रुक रहे क्या? अरे मैसेज मैं अभी कहां सुनूंगा? परसों से बुक्स मिलेंगे, बुक्स परसों से मिलेंगे। तो तू बोल देता क्या प्रॉब्लम थी तुझे? एक सेकंड, मेरे को स्वप्निल सर का मैसेज आया, मेरे को सुन लेने दो। जायला कसली लोग